अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आवाज़ सब तो सही आ रही है तो हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग ज्वाइन करते रहेंगे। तो आज का लेक्चर जो है हमारा वर्जन कंट्रोल सिस्टम के ऊपर होगा। ठीक है, कुछ कोडिंग पार्ट तो नहीं है लेकिन कोडिंग की रीढ़ की हड्डी आप इसे कह सकते हो। जितने भी प्रोग्रामर हैं वो इस वर्जन कंट्रोल सिस्टम को एक्सटेंसिवली यूज करते हैं, चाहे इंडस्ट्री में हो चाहे आप एफआर के स्टूडेंट्स की बात कर लो। हमारे अमूमन जो स्टूडेंट्स हैं एफआर की जो कर रहे होते हैं, तो मेजरली वो क्या करते हैं कि अपने जो ग्रुप मेंबर्स बना लेते हैं। तो ग्रुप मेंबर्स बनाने के बाद जब प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करते हैं, ये 1 साल का प्रोजेक्ट होता है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। इसके अंदर जब 5 लोगों का चाहे 4 लोगों का ग्रुप बनता है, तो अब मैंने जब ग्रुप बना के काम शुरू किया ना, तो वो क्या करते हैं कि एक ड्राइव पे अपलोड कर देते हैं या व्हाट्सएप करना शुरू कर देते हैं या ईमेल करना शुरू कर देते हैं। तो वर्जन्स के कई बार बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। क्या होता है, मेरी विंडो उड़ गई, मेरा पूरा जो प्रोजेक्ट था उसके अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो लॉस हो गया, या फिर मेरे हार्ड ड्राइव का मसला हो गया, उस वजह से मेरा प्रोजेक्ट डिलीट हो गया। ठीक है, ये तो लोकली मैं बात कर रहा हूँ ना। अगर आपने क्लाउड पे भी रखा होगा ना, तो अब क्या करूंगा मैं, जब क्लाउड किसी ड्राइव पे कोई चीज़ अपलोड करता हूँ ना, मैंने पूरे का पूरा प्रोजेक्ट ड्राइव पे अपलोड कर दिया। अब वो जो ड्राइव पे मैं अपलोड करूंगा, तो सारे के सारे जब प्रोजेक्ट करूंगा तो सारी फाइल जितनी भी मैंने एडिट की होंगी वो भी जाएंगी। और ऐसी फाइल जो शायद मैंने अपडेट भी नहीं की होंगी ना, वो भी मुझे दोबारा से पूरा प्रोजेक्ट अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपको पता नहीं चलता कौन सी नई फाइल मैंने एडिट की है या कौन सी ऐसी फाइल है जो मैंने अपडेट की है, मॉडिफाई की है। ठीक है, तो दूसरा ये है कि हमारे यहाँ पे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में बच्चों को कराना चाहिए, ये नहीं कराया जा रहा। कराना चाहिए कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को 2 लोग कैसे कर सकते हैं, 3 लोग कैसे कर सकते हैं, 4 लोग अपने अपने सिस्टम पे रिमोटली कैसे कोलैबोरेशन कर सकते हैं और कोड फाइल्स कैसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कराया जाता, ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो एफ वाई पी वैसे ग्रुप बनता है ना, तो उसमें एक ही डेवलपर होता है, बाकी सारे सिर्फ उसके साथ नाम लिखवाने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, कोडिंग सिर्फ एक ही बंदे ने करनी होती है। तो ये वैसे इंडस्ट्री में ये चीज़ नहीं चलती। जब आप इंडस्ट्री में काम करते हो तो सबसे पहली चीज़ आपको जो कराई जाती है, प्रोजेक्ट आपको नहीं पकड़ाया जाएगा जब तक आप किसी वर्जन कंट्रोल पे काम करना ना आता हो। ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट आपको हैंड ओवर करते ही नहीं है तब तक। तो अगर किसी को कोई आवाज़ का इश्यू आ रहा हो तो बता दीजिएगा, फिर मैं फ्लो में ज़रा चले जाऊंगा, तो शायद मुझे फिर पता नहीं चलता। तो ज़रा बात करते हैं आज के लेक्चर की तरफ थोड़ा सा। तो लेक्चर नंबर 3, इसका ओवरव्यू करते हैं। इसमें हम सीखेंगे वर्जन मैनेजमेंट क्या होता है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, और कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हमें वर्जन कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखेंगे कि अगर मैंने कोई लोकल रिपोजिटरी बनानी हो तो उससे मैं रिमोटली रिपोजिटरी के ऊपर कैसे अपलोड करूँगा। और अगर मेरे पास रिमोटली कोई चीज़ पड़ी हुई है तो उसको मैं किस तरह से लोकल पे क्लोन करूँगा। तो वो चीज़ें थोड़ा सा इस पे ओवरव्यू कर ले। तो लेट्स सी वर्जन मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ना बहुत सारी फाइल्स हैं। अब मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट का नाम है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है ना, हमारा ग्रुप बना 1 2 3 लोगों का, 3 लोगों का ग्रुप बना। अब क्या होगा, मैं फॉर एग्जांपल पहले दिन मैंने कुछ इसमें काम किया, फिर दूसरे दिन काम किया, फिर तीसरे दिन काम किया, तो इसके कितने वर्जन बनेंगे। पहला वर्जन बनेगा जो डे 1 का, फिर डे 2 का वर्जन बनेगा, फिर डे 3 का वर्जन बनेगा, तो मेरे डिफरेंट वर्जन्स बनेंगे। तो क्या होगा उससे, मेरी ना, मुझे ड्राइव पे ना उससे अपलोड करना पड़ेगा। अगर मैं लोकल मशीन पे कर रहा हूँ तब तो मैं उसकी फोल्डर्स की कॉपी पेस्ट करके उसकी फाइल्स बनाना शुरू कर दूंगा। जो कि बड़े प्रोजेक्ट्स के केस में, अगर मैं कोई
इंटरप्राइज लेवल का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, कोई बड़ी वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, या फिर कोई ऐसी एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ जो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है, उस तरह की एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे हो सकता है वो जो सॉफ्टवेयर है ना, वो मेरा जीबीज में चले जाए, जैसे 90 GB, 80 GB। इस तरह का जब मैं काम करने जा रहा हूँ ना, तो इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स को वर्जन्स बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। कई बार वो आपको ना परेशानी भी क्रिएट करता है आपके लिए। तो जब मैं क्लाउड पे मैनुअल वर्जन बनाने जाता हूँ ना, तो उसके कॉन्स क्या मेरे पास आते हैं। सबसे पहला कौन सी आता है कि एक्स्ट्रा स्पेसिस मुझे लेनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो सॉफ्टवेयर है ना, मैं पहला वर्जन डे 1 का जब ड्राइव पे अपलोड किया ना, तो उसने कोई स्पेस ले ली 100 MB। ठीक है, फिर से मैं दूसरा वर्जन डे 2 का अपलोड करूंगा, तो वो फिर से उतनी ही स्पेस फिर से लेगा। या फिर अगर मैंने नई फाइल्स ऐड की हैं, तो उनकी भी स्पेस वो ऐड करेगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा स्पेसिस आपकी यूटिलाइज होंगी। जैसे जैसे मैंने डे 1 का अपलोड किया, वो मेरा 100 MB ले रहा है। डे 2 का अपलोड किया, वो मेरा 150 MB ले रहा है। डे 3 का अपलोड किया, वो मेरा 250 MB ले रहा है। ठीक है, तो इस तरह करके मुझे एक्स्ट्रा स्पेसिस भी देनी पड़ रही है, और प्रोजेक्ट तो एक ही है। सही है। तो मैं उन्हें भी स्पेस दे रहा हूँ जो शायद चेंज भी नहीं हुए। ठीक है, तो हार्ड टू फाइंड चेंजेस बिटवीन डिफरेंट वर्जन। तो मुझे ना मैन्युअली फाइलों, एक एक लाइन को कंपेयर करना पड़ता है कि अगर फॉर एग्जांपल दो लोग काम कर रहे थे और ड्राइव एक ही है, उसने मुझे अपनी ड्राइव पे अपलोड किया और लिंक शेयर कर दिया, मैंने भी अपनी ड्राइव पे अपलोड किया, या शेयर ड्राइव भी हो सकती है। शेयर शेयर सॉरी, शेयर ड्राइव के ऊपर दो लोग काम कर रहे थे, एक ने अपलोड किया फिर दूसरे ने अपलोड किया, तो डिफरेंट वर्जन जब वो करेंगे ना अपलोड, तो हमें पता नहीं चलेगा कौन सी फाइल में उसने चेंज किया, कौन सी फाइल में मैंने चेंज किया। तो मुझे शायद फाइल बाय फाइल और लाइन बाय लाइन कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, कि कौन कौन सी चेंजेस हुई हैं। और दूसरी इसमें जो मुश्किल होती है कि जब मल्टीपल लोग सेम फाइल पे काम कर रहे हो, और उसको आप चेंज कर दो। फॉर एग्जांपल आप a.txt फाइल पे मैं भी काम कर रहा हूँ, a.txt फाइल पे कोई और भी काम कर रहा है, तो एक ही फाइल में मैंने कुछ डिलीट किया, कुछ मॉडिफाई किया, उसने भी कुछ डिलीट किया, कुछ मॉडिफाई किया, तो वो क्या होगा कि एक एम्बिगुअस सिचुएशन बन जाएगी हम दोनों के लिए। उसे मेरा समझ नहीं आएगा, मुझे उसका समझ नहीं आएगा। जब हम उसको मर्ज करेंगे ना कोड को, तो वो एरर्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो उन एरर्स को रिजॉल्व करने के लिए फिर मुझे डीबगिंग करनी पड़ेगी कि उसने क्या चेंजेस की थी, मैंने क्या चेंजेस की थी। ठीक है, या फिर मुझे उसे उससे कोलैबोरेट करना पड़ेगा कि आपने जो लाइंस लिखी थी वो किस बारे में लिखी थी, जरा उसको कमेंट आउट करें ताकि मुझे समझ आ जाए। ठीक है, तो वर्जन कंट्रोल मैनेजमेंट का ये एक फायदा होता है। तो अब मैं किसी सिस्टम या सॉफ्टवेयर में जब ये काम करते हैं ना, इन्हें कहते हैं वीसीस। वीसीस वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ये आपको प्रोवाइड करता है चेंज ट्रैकिंग, कि कौन सी चेंज हुई है इस टाइम, और किस टाइम में हुई है, किस बंदे ने की है, और किस ब्रांच में की है। ब्रांच मतलब आप समझ लें कि किस दिन में चेंज की है, वो जरा पता चल जाता है। डे 1 में की है, डे 2 में की है, डे 3 में की है। तो ना यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड स्नैपशॉट। स्नैपशॉट क्या होता है? कॉपी बना देना। ठीक है, तो वो क्या करता है, जब भी कोई चेंज आप करते हो ना, तो उसकी एक कॉपी बना देता है, टू मैनेज डिफरेंट वर्जन्स ऑफ योर कंटेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने वर्जन 1 पहला जो किया, उसे मैंने जब कमिट कर दिया ना, तो उसका वो स्नैप बना देगा एक। ठीक है, स्नैप क्या होगा, इसकी कॉपी जनरेट कर देगा। फिर मैं अगला काम करूंगा, फिर से सेव करूंगा, तो फिर वो अगली स्नैप बना देगा उसे। ठीक है, तो ये आपको क्या करता है, हेल्प टू मर्ज द चेंजेस व्हेन डिफरेंट पीपल आर वर्किंग। तो 2 3 4 लोग जब आपस में काम कर रहे होंगे ना एक ही प्रोजेक्ट पे, तो जो चीजें मैंने चेंज की होंगी वो दूसरे वाले को भी नजर आएंगी, और जो उसने चेंजेस की होंगी वो मुझे भी नजर आएंगी। ठीक है, उससे क्या होगा, जब हम मर्ज करेंगे ना, तो हमें शायद आपस में कोलैबोरेशन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ऑटोमेटिकली आपका प्रोजेक्ट सिंक हो जाएगा। ठीक है। मेंटेन चेंज हिस्ट्री, तो ये हमारे लिए क्या करती है, एक हिस्ट्री भी चेंजेस, चेंज हिस्ट्री भी मेंटेन करती है कि फॉर एग्जांपल मैंने जब शुरू किया था तो पहला जो प्रोजेक्ट का वर्जन था उसमें क्या चेंजेस किए, फिर दूसरे वर्जन में क्या चेंजेस की। ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक वर्जन जनरेट किया हो और उसमें कुछ 100 चेंजेस आपने पहली बार किए हो, फिर दूसरा वर्जन क्रिएट किया उसमें 50 चेंजेस किए हो, तो वो पूरी आपको हिस्ट्री भी दिखाएगा। आप उस हिस्ट्री में के अकॉर्डिंगली पिन पॉइंट सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका ना पहले एरर आ रहा था जब वर्जन नंबर 1 था, उसमें एरर्स नहीं आ रहे थे, वर्जन नंबर 2 में जो चेंजेस आए ना उसकी वजह से एरर्स आ रहे हैं। तो आप क्या करोगे, उसे रिवर्ट करना शुरू कर दोगे, जितनी भी आपने चेंजेस की या जितनी स्नैपशॉट्स हैं उनको रिवर्ट करना शुरू कर दोगे। तो नो नीड टू वरी इफ यू लॉस्ट योर लोकल कंटेंट। अगर आपके सिस्टम में आपने फॉर एग्जांपल क्लोनिंग कर ली या कोई प्रोजेक्ट, क्लोनिंग मतलब कॉपी बना लेना, तो आपने किसी प्रोजेक्ट की कॉपी गिटहब से अपने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर क्लोन किया है, तो उसके ऊपर जब आप काम कर रहे हो ना, अगर वो डिलीट भी हो जाता है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप फिर से उसे क्लोन कर सकते हो। ठीक है। तो ये जरा उसका वर्जन कंट्रोल का फायदा होता है। तो 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं बेसिस की। सबसे पहली होती है लोकल, ये लोकल आपकी मशीन की है। ठीक है। फिर दूसरे को कहते हैं सेंट्रलाइज्ड, तीसरे को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, जो सेंट्रलाइज है ना ये पहले यूज होती थी, अब यूज नहीं होती। ये असल में क्लाइंट सर्वर मॉडल पे चलती है। फॉर एग्जांपल एक ना मिडिल में आपका सर्वर होगा, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल पेंट में ना हम कुछ डायग्राम से समझते हैं कि मेरे यहाँ पे एक सर्वर है, और जितने भी क्लाउड सर्वर के ऊपर चेंजेस होंगे ना, वो क्लाइंट फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लाइंट ये है, इसने कुछ चेंजेस किए, एक क्लाइंट कोई यहाँ पे बैठा हुआ है, कोई यहाँ पे बैठा हुआ है, कोई क्लाइंट यहाँ पे है। तो बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट कंट्रीज के अंदर मेरे क्लाइंट्स बैठे हुए हैं जो डेवलपर हैं। तो ये जो है, ये जो भी चीजें अपडेट करेंगे ना वो सर्वर के ऊपर अपडेट होगी। ठीक है। इसे कहते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो मेरा जो डेवलपर है ना वो मेरा होगा क्लाइंट, ये मेरा डेवलपर है, ये मेरा डेवलपर है वो होगा क्लाइंट, और बाकी सारे जो हैं ये आपके क्लाइंट्स हैं। एक ही सर्वर होगा सेंट्रलाइज्ड। ठीक है। सारे के सारे लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर अपनी फाइल्स को सेव करेंगे या उसकी स्नैपशॉट लेंगे। ठीक है। जितनी स्नैपशॉट्स हैं वो सारी की सारी आपकी सर्वर के ऊपर अपलोड हो जाएंगी, और वो सर्वर के ऊपर ही हिस्ट्री मेंटेन करेगा। इसका नुकसान क्या है, जरा इस पे ना, ये पुराना वर्जन है, पहले लोग इसी के ऊपर पहले काम करते थे। तो इसमें क्या होता है, हिस्ट्री, लॉग हिस्ट्री जिसे हम कहते हैं, लॉग हिस्ट्री। लॉग हिस्ट्री क्या होती है, फॉर एग्जांपल मैंने वर्जन 1 बनाया, वो सेव हो गया, फिर एक और वर्जन बनाया वो भी सेव हो गया, विद डेट और विद पर्सन नेम। आपका जो चीजें सेव होती है ना वो उसे हम लॉग कहते हैं। तो लॉग में जितने भी इधर सेव करूंगा ना, सारे स्नैपशॉट के लॉग यहाँ पे हिस्ट्री में आ रहे होंगे। और फॉर एग्जांपल ये पर्सन 1 है, इसने कुछ अपलोड किया, पर्सन 2 ने कुछ अपलोड किया, और यहाँ पे 3 है फॉर एग्जांपल, इसने कुछ अपलोड किया। तो जिसने जो जो अपलोड किया ना उसकी हिस्ट्री उसके नाम के साथ आ रही होगी। ठीक है। तो यहाँ पे ना एक पूरी हिस्ट्री मेंटेन हो रही है, लेकिन एक चीज यहाँ पे समझने वाली है कि वो जो पर्सन है ना अपने लैपटॉप की हिस्ट्री को नहीं देख सकता। ठीक है। सर्वर जो है वहां से आप हिस्ट्री देख सकते हो। ठीक है। तो ये जो था सेंट्रलाइज, ये यूज होता था पहले। इसका पूरा मॉडल जो था उसे कहते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। ऑल चेंजेस ऑल चेंजेस हिस्ट्री मेंटेन ऑन सर्वर। और ये कौन कौन से थे, इसे कहते हैं SVN, ये सब वर्जन कंट्रोल से कहते हैं। और TFC, ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना है। जैसे गिटहब है ना, वो ओपन सोर्स है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का जो अपना है उसे कहते हैं TFC, टीम फाउंडेशन सर्वर। ये जो टीम फाउंडेशन सर्वर है ये भी आपका सेंट्रलाइज भी है और ये डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, ये दोनों है। ठीक है। और उसी तरह अगर मैं बात करूं डिस्ट्रीब्यूटेड की, तो डिस्ट्रीब्यूटेड में हमारे पास आ जाता है कुछ ऐसा। आप ये वाला जो सिस्टम है ना,
अब मैं लोकल भी बताता हूँ आपको, ठीक है। सेंट्रलाइज में क्या होता है कि आपके पास क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है, ये हमें समझ आया कि क्लाइंट सेंड करेगा और सारी स्नैपशॉट जो है ना आपके सर्वर के ऊपर अपलोड हो जाएगी। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड में थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है कि हर पर्सन जो है ना वर्क ऑन मेन डिपॉजिटरी में, रिपॉजिटरी के अंदर काम करेगा। रिपॉजिटरी क्या होती है, एक ऐसी डायरेक्टरी। फॉर एग्जांपल मैंने एक ड्राइव बना ली, फॉर एग्जाम्पल मैंने ना यूं करके एक वर्क स्पेस क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ इसको गिट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। मैंने इसको ये जो नाम दिया ना ये मेरी वर्क स्पेस है, तो मैं इसे ना कहूंगा ये मेरी रिपॉजिटरी है। ये जो रिपॉजिटरी है ना इसके अंदर मैं सारी प्रोजेक्ट की फाइलें रखूंगा। फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं सेव करूंगा, ये मैंने यहाँ पे एक फाइल जनरेट की, इसे ओपन किया, सेव एज किया, और इसको मैं नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल फर्स्ट डॉट जावा। तो मैंने यूं करके एक फाइल जनरेट कर दी। अब ये जो फाइल है ना जावा फाइल, ठीक है, इसके अंदर मैं अपना कोड लिखूंगा। तो मेरे लिए ये जो गिट प्रोजेक्ट है ना ये पूरी की पूरी आपके पास एक रिपोजिटरी है, ठीक है। अब ये जो रिपोजिटरी है इस पे जरा बात करते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि ईच पर्सन वर्क ऑन मेन रिपोजिटरी, हर कोई एक मेन रिपोजिटरी के अंदर काम करेगा। चेंजेस जो है वो मर्ज होंगी लेटर ऑन सर्वर। तो जैसे ही वो अपनी रिपोजिटरी पे काम कर लेगा वो फिर उसे मर्ज कर देगा ऑन रिमोट सर्वर, ठीक है। तो सर्वर में आल्सो भी यूज्ड। तो ये इसकी एग्जांपल थोड़ी सी बताते हैं। तो वो गिट जो है, या फिर इसको मैं लिख दूं तो गिट हब इसकी एग्जांपल है। और एक आपके पास गिट हब होता है और गिट, दोनों में फर्क क्या है जरा ये भी देख लेते हैं। गिट और गिट हब में फर्क है कि ये जो है ना ये आपके पास रिमोटली, जो आपके पास रिमोटली रिपोजिटरी है, और ये जो है ये आपके पास लोकल रिपोजिटरी है, ठीक है। जो हम लोकल बात कर रहे थे ना वो ये है, ठीक है। तो ये रिवीजन कंट्रोल जो है ये वही काम कर रहा है, इसे रिपोजिटरी बोले। ये लोकल रिपोजिटरी है और ये आपकी रिमोटली रिपोजिटरी है, गिटहब जो वेबसाइट है, ठीक है। तो हमने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है ना, हमने जिस पे काम करना है वो डिस्ट्रीब्यूटेड के ऊपर करना है। डिस्ट्रीब्यूटेड की थोड़ी सी एग्जांपल और देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अब ना मैं नई डायग्राम बनाता हूँ। अब मेरे पास जो पर्सन होगा ना वो क्या करेगा, मैंने ये वाला लेना, लेट्स सी कि क्या होगा। ये जो पर्सन है ना P1 जो मेरा डेवलपर था, ये जो डेवलपर था इसके पास ही लॉग हिस्ट्री भी होगी। जबकि लॉग हिस्ट्री डिस्ट्रिक्ट, जो आपके पास पहला वर्जन था हमारा, क्या नाम है, सेंट्रलाइज के केस में हमारे पास रिपोजिटरी सिर्फ सर्वर, हिस्ट्री जो थी वो सिर्फ सर्वर के पास थी। यहाँ पे डेवलपर के पास पर्सन 1 जो आपका डेवलपर है उसके पास भी आपके पास हिस्ट्री भी होगी। और इवन जब वो काम कर लेगा ना, फॉर एग्जांपल मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, तो मैं यहाँ पे ना आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये मेरा गिटहब के प्रोजेक्ट है, इसके अंदर मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये थोड़ी सी थ्योरी है सिर्फ देखने के लिए, उसके बाद आपको जरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं सारा। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक ना वर्क स्पेस क्रिएट की, वर्क स्पेस आपकी है गिट प्रोजेक्ट्स। इसके अंदर मेरे पास ये एक प्रोजेक्ट है, इसको मैं रिपोजिटरी बोलूंगा। ये पूरा प्रोजेक्ट जो फोल्डर है ना इसको मैं रिपोजिटरी बोल रहा हूँ। रिपोजिटरी के अंदर बहुत सारी फाइलें होंगी, कोड फाइलें भी होंगी, इमेजेस भी होंगी, और भी कोई स्टाइलिंग फाइलें भी होंगी, डिफरेंट एक्सटेंशन की फाइल्स हैं। उन सारी फाइलों को ना जब मैं काम कर लूंगा, एक लोकल रिपोजिटरी पहले क्रिएट करूंगा। तो सबसे पहले ये जो मेरे पास है ना इसे कहेंगे लोकल रिपोजिटरी। तो लोकली मैं जब रिपोजिटरी क्रिएट करूंगा तो ये मेरे अपने सिस्टम पे चलेगी, ठीक है। ये किसके थ्रू चलाऊंगा, मैं गिट से। जो खाली गिट है ना वो होता है लोकल रिपोजिटरी को क्रिएट करने के लिए। और मैंने इधर ना लोकल रिपोजिटरी क्रिएट कर ली।
अब मैं क्या करूंगा, वो जो रिमोटली सर्वर पड़ा हुआ है ना, क्योंकि मैंने गिटहब पे जब तक मैं अपलोड नहीं करूंगा तो बाकी लोगों को कैसे नजर आएगा, क्योंकि मेरे साथ तो और भी लोग काम कर रहे थे ना। कोई ऐसा डेवलपर था, फॉर एग्जांपल एक डेवलपर टू भी है। हैं? बेटा अपना माइक बंद रखा करें। P2 एक डेवलपर है। ये जो डेवलपर है ना, मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो P2 डेवलपर है ना, ये भी अब चाह रहा है कि जो चेंजेस मैंने किए हैं ना, वो चेंजेस इससे भी मिले। तो मैं क्या करूंगा, ये सारी की सारी जो मैंने प्रोजेक्ट में काम किया है ना, वो सारी चेंजेस के साथ मैं इसे अपलोड करूंगा ऑन रिपोर्ट रिमोटली रिपोजिटरी। तो ये कौन सी है आपके पास? ये मेरी होगी सर्वर, या इसे मैं कहूंगा रिमोटली रिपोजिटरी। और ये रिमोटली रिपोजिटरी क्या करेगी, इस पूरे सर्वर को पब्लिक भी कर सकते हैं, प्राइवेट भी कर सकते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वो कहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट ना किसी और को नजर ना आए, ठीक है, वरना हम फॉर एग्जांपल कोई चीज रिलीज कर रहे हैं, वो अगर पब्लिक होगी तो फिर बाकी लोग भी कॉपी कर लेंगे। तो कुछ ये पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, ठीक है। इसे आप पब्लिक भी बना सकते हो या प्राइवेट भी बना सकते हो, ठीक है। ऐसे लोग, या प्राइवेट का मतलब ये होगा कि आप स्पेसिफिक लोगों को एक्सेस दोगे कि पर्सन 1 2 3 4 जिस जिसका ईमेल आईडी ये है या मेरे एम्प्लॉयज हैं, सिर्फ उनको मैं शेयर करूंगा, बाकी किसी को शेयर नहीं करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो P1 डेवलपर है ना, अपने प्रोजेक्ट पे जो इसने काम किया, ये अभी मैंने जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट बनाया, इसमें जितनी फाइल मैं ऐड करता रहूंगा, कोड ऐड करता रहूंगा। अब मैं क्या करूंगा, लोकल रिपोजिटरी को यहाँ पे पुश करूंगा। तो ये जब पुश होगी ना, तो ये पुश की जो कमांड है, ये क्या करती है, अपलोड कर देती है फाइल्स ऑन सर्वर। सारी की सारी फाइलें जो जो चेंजेस हुई हैं, मॉडिफाई हुए हैं, या आपने नई क्रिएट की हैं, वो वाली सिर्फ फाइलें यहाँ पे सर्वर पे ऐड कर देगा। क्या सर्वर के पास भी लॉग हिस्ट्री होगी? तो सर्वर के पास लॉग हिस्ट्री भी होगी। सर्वर के पास सारे जो जितने वर्क स्पेस में डेवलपर्स हैं उनका डाटा भी होगा, किसने क्या चीज ऐड की है, क्या चीज नहीं ऐड की, और कौन सी फाइल अपडेट की है, किस टाइम में की है, किस डेट में की है, ये सारी हिस्ट्री इसके पास भी होगी। तो इस वाली रिपोजिटरी को हम किसके ऊपर बनाते हैं, गिट हब के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर। तो गिटहब के ऊपर मैं ये लॉग सारी अपनी फाइल्स अपलोड करूंगा। और वो जो डेवलपर है ना, दूसरा दूसरा डेवलपर, वो क्या करेगा, इसकी क्लोनिंग करेगा। तो जब मैं इसे कहता हूँ ना क्लोन करना है, तो वो कुछ ऐसा करेगा, इसका बना लेगा क्लोन। और क्लोन बनता कैसे है, आपने जस्ट उसे पुल रिक्वेस्ट करके उसका क्लोन करना होगा। तो जब मैं इसे क्लोन करूंगा ना, पुल करूंगा या फेच करूंगा, फेच भी एक कमांड आपके पास यूज होती है, अभी हम डिटेल में देखते हैं ये कैसे काम करेगा। तो ये जो काम इस बंदे ने किया था ना, वो गया सर्वर के ऊपर। अब वो सारा काम इसके पास भी चले जाएगा, तो लॉग हिस्ट्री इसके पास भी चले जाएगी, वो ही सारी फाइलें इस बंदे के पास भी चलेगी। अब ये जो बंदा है ना, इसने भी कुछ चीजें चेंजेस की हैं। हो सकता है सेम फाइल पे भी दो लोग काम कर रहे हो या तीन लोग काम कर रहे हो, या फिर डिफरेंट फाइलों पे भी काम कर सकते हैं। अच्छा, ये जब अपने लैपटॉप पे काम कर रहा होगा ना, मुझे तब तक चीजें नजर नहीं आएंगी जब तक ये जो है ना, अपना जो फाइलें हैं वो पुश नहीं करेगा, इस वाली रिपोजिटरी के ऊपर पुश नहीं करेगा, तब तक मुझे चीजें नहीं नजर आए, ठीक है। तो कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड इस तरह से काम करता है कि हर एक जो डेवलपर है, उसका जो सिस्टम है वो एज अ सर्वर भी काम कर रहा होता है, एज अ क्लाइंट भी काम कर रहा होता है। अगर मैं कहूँ कि इसका जो लैपटॉप होगा, वो एज अ सर्वर भी काम करेगा, तो लोकल रिपोजिटरी के लिए ये एज अ सर्वर भी है और एज अ क्लाइंट भी है। तो ये दोनों होता है। क्लाइंट सर्वर जब एक ही सिस्टम पे दोनों हो ना, तो उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। ये अब मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड की एग्जांपल है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये क्लाइंट भी है और सर्वर भी है।
जरा क्लाइंट सर्वर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ होता क्या है। कि एक बंदा रिक्वेस्ट करेगा, दूसरा रिस्पॉन्ड करेगा। जो रिस्पॉन्ड करेगा उसे कहते हैं सर्वर, जो रिक्वेस्ट करेगा उसे कहते हैं क्लाइंट। ठीक है, तो क्लाइंट सर्वर मॉडल कुछ इसी तरह से होता है। यहाँ पे जब मैं लोकली काम कर रहा हूँगा ना, तो मेरा ये मशीन, मेरी जो अपनी लोकल रिपोजिटरी है ना, यही मेरा सर्वर भी होगी, मेरा क्लाइंट भी होगा। लेकिन जब मैं पुश कर दूंगा तो मेरा सर्वर ये होगा, क्लाइंट ये होगा। अब ये जो मेरे पास इस टाइम है ना सर्वर, वो इसके लिए सर्वर होगा और इसके लिए क्लाइंट हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड काम कर रहा होता है। फिर मैं कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जा रहा, सिर्फ आपको डायग्राम से समझाना था। आगे जरा चलते हैं। तो हमने देखा कि तीन तरह की कैटेगरीज हैं, एक लोकल और एक होती है सेंट्रलाइज। ये ओल्ड हो गई है, इसको फिलहाल हम यूज नहीं करेंगे अब। तो ओल्ड वाली जो है उसके अंदर दो SVN है और TFS है। और जो हमारी लोकल है उसे हम कहते हैं RCS भी कहते हैं। और गिट भी, आप इसे गिट भी लिख सकते हो। ठीक ठीक है। तो खाली जो गिट है वो भी एक लोकल रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड जो है उसमें गिटहब, आप जो भी चीजें बनाओगे वो सारी गिटहब पे अपलोड करोगे। मर्कूरियल, ये भी आपके पास गिटहब की तरह ही काम कर रहा होता है। जिस तरह गिटहब डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। तो थोड़ा सा ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं वो देखनी पड़ेंगी हमें। तो गिट है क्या? गिट क्या करती है? इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। फ्री है, ओपन सोर्स है, कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ये प्रिमरली यूज फॉर सोर्स कोड मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने कोड में कुछ चेंजेस किए, दूसरे बंदे ने कुछ चेंजेस किए, तो उसकी मैनेजमेंट के लिए हम इसे यूज करते हैं। बट इट कैन बी यूज फॉर एनी सेट ऑफ फाइल्स। फॉर एग्जांपल, वर्ड की फाइल पे भी अगर आप काम करना चाहते हो ना, वो भी करेगा। पेंट के ऊपर, PPT के ऊपर, PDF के ऊपर। तो फाइल किसी भी टाइप की हो सकती है। क्रिएटेड इन 2005। और लूनस टॉरवैल्ड्स जो है आपके पास, ये साइंटिस्ट है। तो इस बंदे ने जो इंट्रोड्यूस किया था गिटहब को, ये कमांड लाइन बेस्ड था। अब तो इसके GUI के भी कुछ टूल आ गए हैं, लेकिन इसे जब बनाया था ना, वो कमांड बेस ही था। कमांड बेस क्या होता है? जो आपका CMD जैसे काम कर रहा होता है ना, ये इसी तरह ही काम करता है। ठीक है, आपने बस कमांड लिखनी है, आपका काम हो जाएगा। तो बट इसके ना कुछ UI टूल्स भी अब अवेलेबल हैं, जैसे टोटाइज गिट मैंने आपको कहा था डाउनलोड करने के लिए। और सोर्स ट्री एक आपके पास और भी होता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। हम वैसे इससे ऊपर काम करेंगे, ये जरा इंटरफेस आसान है इसका, इसके निस्बत इसका इंटरफेस आसान है, इसलिए हम टोटाइज गिट के ऊपर काम करेंगे। तो लेट्स सी, थोड़ा सा ना इसके पूरा साइकिल देख लेते हैं कि गिट काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पहला स्टेप होगा क्रिएट अ रिपोजिटरी। ठीक है, जहां पे भी आप वर्किंग डायरेक्टरी है ना आपकी, फॉर एग्जांपल मैंने ये एक फोल्डर बनाया, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। और ये मेरा वर्किंग रिपोजिटरी है। तो ये जो मेरा रिपोजिटरी है, इसके अंदर मैं सारी फाइलें सेव करूंगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं स्टेप नंबर 2। मेक सम चेंजेस, कोड लिखोगे आप। जो भी चीजें डिलीट करनी डिलीट करोगे, ऐड करोगे। और उसके बाद स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या करोगे? स्टेजिंग करोगे। स्टेजिंग क्या होती है? कि उसे ना आपने ट्रैकेबल बनाना है। जो भी चीज आप चेंज करोगे उसे ट्रैकेबल बनाने के लिए कुछ कमांड है, उसे कहते हैं स्टेजिंग। जब तक कोई चीज स्टेजिंग में ना हो ना, तब तक जो गिटहब का आपका गिट है ना, वो उसे ट्रेस नहीं कर सकती कि आपने क्या चेंजेस किए हैं, मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, तो स्टेजिंग कैसे करते हैं, इसकी क्या कमांड है, ये भी देखते हैं। फिर स्टेज जब हो जाएगी, कोई चीज ट्रैकेबल हो जाएगी, उसके बाद हम उसे एक सेव करते हैं या उसका स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं। तो स्नैपशॉट क्रिएट करने के लिए हम उसे कहते हैं कमिट करना। ठीक है। और यही साइकिल फिर स्टेप नंबर 2 रिपीट चलता रहता है। आप एडिट करते जाओगे, स्टेजिंग करोगे और सेव करोगे। ठीक है, कमिट यानी कर दो। तो यहाँ पे तीन तरह के मैंने कीवर्ड्स यूज किए हैं। सबसे पहले रिपोजिटरी। रिपोजिटरी कैसे बनती है वो देखते हैं। फिर आपने जो कोड में चेंजेस किए, उसके बाद स्टेजिंग कैसे करते हैं, दूसरा वर्ड। तीसरा वर्ड है कमिट कैसे करते हैं। तीन वर्ड हमने यहाँ पे सीखे। इस पे थोड़ी सा एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। लेट्स सी कि गिट मुझे मिलेगा कहाँ से। तो ये मैंने लिंक आपको स्लाइडों में भी दे दिया है, आपने जस्ट कंट्रोल प्रेस करके इस पे क्लिक करना है और ये डाउनलोड होना मेरे ख्याल से शुरू कर देगा। ये डाउनलोडेबल का ही लिंक है। ये आपके पास इस तरह से डाउनलोड होना शुरू होता है।
तो मैंने इसको पहले से डाउनलोड करके रख लिया है। मेरा यही वर्जन है लेटेस्ट। तो मैं आपके सामने ना डाउनलोड भी परफॉर्म इसलिए करूंगा क्योंकि इसमें कुछ सेटिंग है, वो भी आपको दिखानी है। इसलिए मैं इसको रन करता हूँ। लेट्स सी, रन करके इसे इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं करूँगा नेक्स्ट। ये सिर्फ उसका लाइसेंस है। वो कह रहा है कि आपके पास गिट कोई फोल्डर है, और वो ना मैं क्रिएट करूंगा गिट का फोल्डर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। तो नेक्स्ट कर दें। अब वो कहता है कि यहाँ पे ना बस ये दो ऑप्शन जरूर देखिएगा कि गिट बैश ये, और गिट जीयूआई, ये दोनों को टिक करना है आपने। ठीक है, अगर बाय डिफॉल्ट टिक नहीं होता तो इसे टिक कर लेना। जरूर देखिएगा इसको। तो नेक्स्ट, ये सिर्फ वो बता रहा है कि गिट के नाम से मैं मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू में भी ऑप्शन दे दूं। मैंने कहा दे दो, ठीक है। उसके बाद क्या करो कि वो कहता है आप एडिटर बाय डिफॉल्ट कौन सा यूज करना चाहते हो। तो कोई भी कमांड के लिए मेरे पास नोट पैड प्लस प्लस है, आप उसको यूज कर सकते हो। नोड भी, नोट पैड खाली भी है। मैं नोट पैड प्लस प्लस के साथ जाऊंगा और नेक्स्ट कर देते हैं इसको। लेट्स सी, इसके अंदर दो ऑप्शन आए। वो कहते हैं लेट गिट डिसाइड कि करंट ब्रांच जो है ना वो मास्टर होनी चाहिए, या फिर करंट ब्रांच मेन होनी चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट इसको चाहे आप ऐसे ही रहने दें। जो न्यू वर्जन है ना उसमें ब्रांच जब भी बनती है वो मेन के नाम से बनती है। तो इसे अगर आप ये भी करना चाहें कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसका। ठीक है, तो मैं फिलहाल आपको ये कहता हूँ कि जितने भी है ना उसे बाय डिफॉल्ट आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं, तो कोई इसमें इशू नहीं आएगा। ठीक है, लेट्स सी, मैं इसको ना बाय डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट, फिर रिकमेंडेड कमांड प्रॉम्प्ट की जगह बस मैं ये चेंज करूंगा कि गिट फ्रॉम गिट बैश ऑनली। ठीक है, तो मैंने उसे कहा कि गिट बैश मैंने यूज करना है, तो उसी के थ्रू आप लेकर आओ, कमांड प्रॉम्प्ट को यूज ना करो। इसने रिकमेंडेड किया हुआ है, ये देखें। तो रिकमेंडेड इसलिए किया हुआ है कि कई बार होता है कि गिट बैश जो है ना वो आपको एक्सटर्नली डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है, या फिर डिलीट हो गया किसी वजह से, तो वो फिर आपको प्रॉब्लम करेगा। उस केस में फिर कमांड प्रॉम्प्ट तो कभी डिलीट नहीं होता, तो उस पर आप काम कर सकोगे। लेकिन मैंने फिलहाल इसी को यूज करना है, तो मैंने ये टिक कर दिया। नेक्स्ट, अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट भी करते हो तो कोई इश्यू नहीं है इसमें। ठीक है, मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ, फिर नेक्स्ट करता हूँ, फिर नेक्स्ट करता हूँ। ये चेकआउट भी ऐसे ही रहने दें। फिर यहाँ पे टर्मिनल एमुलेटर, ये भी नेक्स्ट ही करते हैं। फास्ट फॉरवर्ड ही करना है, ये पहली ऑप्शन ही टिक करनी है। नेक्स्ट करते हैं। फिर वो कहता है गिट क्रेडेंशियल मैनेजर बनाऊं क्या। आपने जब गिट हब के साथ कनेक्ट करना है तो आपको कोई क्रेडेंशियल मैनेजर चाहिए होगा। तो मैंने इसे टिक कर दिया और नेक्स्ट कर दिया। जैसे मैं इसे नेक्स्ट किया ना, तो वो मुझे कह रहा है कुछ अनेबल फाइल सिस्टम कैशे को मेंटेन करने के लिए, मेमोरी मैनेजमेंट के लिए उसने कोई फाइलें बनानी है। तो मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। अगर आपने इसमें से किसी को टिक करना है कर दें। वैसे ये होता है कि ऑटोमेटिकली आपके लिए बिल्ड सिस्टम बना देगा, उसमें आपको कमांड लिखनी नहीं पड़ती। सिर्फ वो एक बटन प्रेस करेंगे, सारी की सारी कमांड आपके लिए लिख देगा। तो अगर आप करना चाहते हो इसको टिक कर लीजिएगा। फिलहाल मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये छोटा सा सॉफ्टवेयर है, जल्दी से इंस्टॉल हो जाता है। अभी मैंने एक ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गिट के नाम से। ठीक है, टोर्टाइज गिट मैंने नहीं किया। लेटेस्ट वर्जन इसका है 2.45.2। ठीक है, तो 2.45.2 आपने यही इंस्टॉल कर ली। तो जैसे ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो हम प्रैक्टिकली ना फिर इस वाले स्लाइड पे जाएंगे कि फॉर एग्जांपल हमने इसके ऊपर कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करनी है। उससे पहले जब तक ये इंस्टॉल होता है हम थोड़ा इस डायग्राम को देख लेते हैं ताकि जरा क्लियर हो जाए। मैं इस डायग्राम को फिर से भी कराऊंगा आपको, ताकि थोड़ा सा ना इस पे कुछ बातें करने वाली हैं। असल में कॉन्सेप्ट जो है ना वो ये समझने वाला है कि लोकल रिपोजिटरी रिमोटली रिपोजिटरी कैसे काम करेगी। रिपोजिटरी रिमोटली का मतलब होगा गिट हब। लोकल रिपोजिटरी आपके लैपटॉप रिपोजिटरी है। ठीक है, तो होता क्या है, मैंने एक फोल्डर बनाया, सिंपल सा फोल्डर बनाया। उसको फिर मैंने कुछ चीजें ऐड की उसके अंदर।
तो जैसे मैं गिट ऐड करूंगा ना, गिट ऐड एक कमांड है, वो क्या करती है, स्टेजिंग उसे ट्रेसेबल बना देती है। ट्रेसेबल कोई चीज बनेगी तभी वो कमिट हो सकती है, वरना वो कमिट नहीं होती। ठीक है, तो पहले आपने उसे ट्रेसेबल बनाना है। ट्रेसेबल बनाने का मतलब होता है स्टेजिंग में ले जाओ इसे। तो जैसे मैं इसे स्टेजिंग में लेके जाऊंगा, फिर ये मेरा फर्दर कमिट हो जाएगा। कमिट का मतलब होता है सेव हो जाएगा इन लोकल रिपोजिटरी पे, यानी मेरे लैपटॉप की रिपोजिटरी पे ये सेव हो जाएगा। फिर मैं लिखूंगा गिट पुश। गिट पुश क्या करेगा, इसे रिमोटली, जो हमारा सर्वर है ना रिमोटली, उसके ऊपर अपलोड कर देगा। जब सारी चीजें मेरी अपलोड हो जाएंगी ना, अब मैं दूसरे दिन फिर से काम करता हूँ तो क्या होगा, वहां पे ना कुछ और डेवलपर्स ने भी उसी प्रोजेक्ट में चेंजेस कर दिए होंगे। तो मुझे क्या करना है, गिट फेच या गिट पुल की कमांड यूज करनी है। उससे क्या होगा, मुझे जो दूसरे लोगों ने भी काम किया होगा ना, वो भी मेरे लैपटॉप लोकल रिपोजिटरी पे आ जाएगा। ये मेरे लोकल लैपटॉप के ऊपर मेरे पास आ जाएगा। जैसे लैपटॉप पे चीजें मेरे पास आ जाएंगी, फिर मैं उसको चेकआउट कर सकता हूँ, मर्ज कर सकता हूँ, यानी अपना कोड और उसका कोड दोनों को मर्ज करना। चेकआउट का मतलब हम यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी आपने डे वन का काम किया है, डे टू का काम किया है, तो उसमें स्विचिंग करने के लिए कि मैंने डे वन में जो किया है उसको देखना है या उसमें चेंजेस करनी है, डे टू में जो काम किया है उसमें चेंजेस करनी है, तो उसके लिए गिट चेकआउट की कमांड यूज होती है। इस डायग्राम से परेशान नहीं होना, ये हम आगे जाके फिर से देखेंगे, थोड़ा हम कमांड के डेमोन्स्ट्रेशन देख लेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगी। अब प्रैक्टिकली जरा चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, क्रिएट आ रिपोजिटरी। एक ऐसी रिपोजिटरी बनाओ जो गिट पे लोकली गिट पे अपलोड कर सकूं। उसमें आप फाइल्स ऐड करोगे, कुछ चेंजेस करोगे, फिर उसको स्नैपशॉट यानी कमिट करोगे। वो जो कमिट किए होंगे उसको रिवर्ट भी कर सकते हैं। आप लॉग एंड लॉग का मतलब होता है हिस्ट्री, हिस्ट्री देख सकते हो। फिर डिफरेंशियल का मतलब होता है कि शो की कमांड आपके पास यूज होती है, वो बताती है कि पहली फाइल में क्या फर्क है और दूसरी फाइल में क्या फर्क है, पहले में क्या चेंजेस की थी, दूसरे में क्या चेंजेस की थी। फिर आप देख सकते हो आपके पास यहाँ लिखना था वैसे मास्टर ब्रांच, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इधर लिखा था मास्टर ब्रांच। मास्टर ब्रांच भी कहते हैं या फिर मेन ब्रांच भी कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया इंस्टॉल करते हुए कि आजकल जो आपके पास न्यू वर्जन है ना, न्यू वर्जन के अंदर मेन ब्रांच वो क्रिएट करता है करंट ब्रांच को। और जो अगर आप टिक नहीं करते तो इसको ये मास्टर ब्रांच बनाता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये आपके लिए वो खुद ही बना देता है। ब्रांच क्या होती है ये मैं डिटेल में आगे डिस्कस करूंगा इसी लेक्चर के अंदर। और फॉर एग्जांपल हम नई ब्रांच कैसे बना सकते हैं, दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कैसे कर सकते हैं, दो ब्रांच को मर्ज कैसे कर सकते हैं, आज हमने इसी लेक्चर में ना यही चीजें सीखनी है। तो प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप हर चीज को देखते हैं। तो मैं यहाँ से ना रिलीज नोट फिनिश कर देता हूँ। ये कुछ उसने नोट मुझे दिखा दिए। मैं वापस जाता हूँ, जरा एक रिपोजिटरी बनाता हूँ। तो मैं ना फिलहाल गिट प्रोजेक्ट के अंदर इसको डिलीट कर रहा हूँ। एक फॉर एग्जाम्पल एक फोल्डर बनाता हूँ यहाँ पे, बल्कि इधर ना राइट क्लिक करके शुरू से आपको बताता हूँ। शुरू से कि सबसे पहले मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे ना अब दो ऑप्शन आना शुरू हो जाएंगे। गिट बैश की ऑप्शन आ रही है और गिट GUI की ऑप्शन आ रही है। ठीक है, पहले ये ऑप्शन नहीं आएगी जब आप इंस्टॉल नहीं किया था ना आपने गिट, तो ये दो दो ऑप्शन आपके पास नहीं आते। तो अभी मैं क्या करूंगा, गिट बैश के ऊपर क्लिक करूंगा। अभी मैं कमांड लाइन पे पहले काम सीखूंगा, फिर हम GUI के ऊपर भी जाएंगे। तो जैसे जैसे मैं रन करता हूँ, अगर आपको ये विजिबल नहीं है तो मैं इसका फॉन्ट थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ऑप्शन में जाएं, यहाँ पे टेक्स्ट और सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसका फॉन्ट मैं 14 तक कर देता हूँ। ठीक है, ताकि जरा विजिबल रहे। होपफुली चीजें विजिबल है आपके पास। तो जैसे जैसे मैंने रन किया ना, तो आपने देखा होगा कि ये मेरी उसी वर्जन में है जिसमें से मैंने ओपन किया है, सी यूजर बिलाल आरिफ डेस्कटॉप गिट प्रोजेक्ट्स। तो ये उसी वर्जन में है इस वक्त। ठीक है, डेस्कटॉप गिट प्रोजेक्ट्स उसी वर्जन में है, और यहाँ लिखा हुआ है मास्टर। इसके बारे में मैं अभी डिटेल में आपसे डिस्कस करता हूँ। फिलहाल आपने लिखना है गिट इनिट। जब मैं गिट इनिट लिखता हूं और इसके आगे आपने लिखना है टेस्ट रेपो। ठीक है, टेस्ट रेपो।
तो गिट ये है क्या कमांड, मैं जरा बता देता हूँ। हर कमांड ना गिट से शुरू होगी। सबसे पहले आपने लिखना है गिट, उसके बाद लिखना है इनिट। इनिट होता है इनिशियलाइज कर दो, एक रिपोजिटरी को क्रिएट कर दो। तो यहाँ पे मैं लिखता जाता हूँ जो जो कमांड्स मेरे हमारे पास आएगी, मैं यहाँ लिखता जाऊंगा। पहली कमांड मेरे पास आई, नोट पैड पे लिखता हूँ कि गिट, सबसे पहले स्मॉल में गिट इनिट। गिट इनिट आप ऐसे लिखोगे तो ये क्या करेगा, जिस भी करंट आप फोल्डर के अंदर हो ना, जिस भी करंट फोल्डर के अंदर हो उसी को वो रिपोजिटरी बना देगा। तो ये भी मैं करके दिखाता हूँ अभी। तो सबसे पहले मैं आपको गिट बैश के ऊपर, अगर आप नेम मेंशन नहीं करते तो वो करंट जिस भी प्रोजेक्ट के ऊपर है उसे रिपोजिटरी बना देगा। अगर आप नेम मेंशन करते हो तो इस नाम से रिपोजिटरी बना देगा। तो जैसे मैं इधर क्लिक करूंगा ना, एंटर करूंगा, उसने क्या किया, एक देखें बिहाइंड द सीन क्या हुआ, एक फोल्डर उसने क्रिएट करके मुझे दिया जिसका नाम है टेस्ट रेपो। और इसके इस फोल्डर के अंदर ओपन करेंगे ना, तो ये वो कह रहा है कि इनिशियलाइज मैंने कर दिया, एक एम्प्टी गिट रिपोजिटरी आपकी क्रिएट हो गई है, उसका पाथ मेरे पास ये है। ये उसने पूरा पाथ मुझे दे दिया। आप इसे चेक कैसे कर सकते हो, इसमें और गिट में क्या फर्क होगा। ये जो एक हिडन फोल्डर है, ये आप अगर यहाँ पे जाएंगे ना व्यू के अंदर, तो व्यू के अंदर हिडन आइटम्स होती हैं। अगर आप इसे अनटिक करोगे ये गायब भी हो जाती है। अगर किसी को ये शो ना हो रहा हो तो व्यू के अंदर जाएगा और हिडन आइटम्स पे क्लिक करेगा, ये आपको आइटम शो होना शुरू हो गई। अगर ये आपकी क्रिएटेड हो गई है तो इसका मतलब आपकी लोकल रिपोजिटरी उसने बना दी है गिटहब की, और गिट रिपोजिटरी उसने क्रिएट कर दी है, वरना नहीं की। ठीक है, अगर ये फोल्डर आपको हिडन में भी नजर ना आए तो इसका मतलब आपकी रिपोजिटरी क्रिएट नहीं हुई, तो वो आपको एरर थ्रो कर देगा। अब मैंने क्या करना है, मैं जरा गिट बैश पे वापस जाता हूँ। तो मेरा ना अभी पाथ, मैं किस प्रोजेक्ट में हूँ, अभी किस फोल्डर में हूँ, डेस्कटॉप और गिट प्रोजेक्ट्स के अंदर हूँ मैं। तो मैंने टेस्ट रेपो के अंदर जाना है, तो मैं लिखूंगा cd टेस्ट रेपो, REPO। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा, अब वो देखें इसी फोल्डर में आ गया डेस्कटॉप, गिट प्रोजेक्ट्स और टेस्ट रेपो के अंदर, इस फोल्डर के अंदर आ। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज हमें समझ आई कि जब आप गिट इनिट के साथ कोई नाम लिखोगे ना, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आपने नेम दे देना है। किस चीज का नेम देना है, रिपोजिटरी, जो आपकी रिपोजिटरी है उसका नेम देना है, रिपोजिटरी नेम। ठीक है। अगर आप करते हो तो गिट इनिट और कोई नाम मेंशन नहीं करते, तो इस केस में क्या करेगा, मेक रिपो लोकल रिपोजिटरी ऑफ द करंट फोल्डर। तो जो भी करंट फोल्डर आपका होगा उसको वो रिपोजिटरी क्रिएट कर देगा। अब ये भी करके दिखा देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मैंने ना यहाँ पे एक नया बना लेता हूँ फोल्डर, ताकि पुराने वाला डिस्टर्ब ना हो। मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ, इस फोल्डर का नाम देता हूँ ABC। और इसको ओपन करके ना मैं गिट बैश को यहाँ ओपन करता हूँ, ओपन गिट बैश। तो जैसे मैं ओपन करता हूँ उससे क्या होता है, वो उसी पाथ पे ओपन कर लेता है, डेस्कटॉप ABC। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल गेट इनिट। जैसे अब मैंने उसका नाम मेंशन नहीं किया, जब मैं नाम मेंशन नहीं कर रहा ना, तो ये क्या करेगा, यहीं पे इसी को रिपोजिटरी बना देगा। वो कहेगा मैं ABC को रिपोजिटरी बना रहा हूँ। ये देखें, अब उसने नया फोल्डर नहीं क्रिएट किया ABC के अंदर। ठीक है। तो ABC ये मेरी करंट रिपोजिटरी है। अगर मैं नाम मेंशन नहीं करता तो उससे क्या होता है, आपकी करंट रिपोजिटरी बना देता है। अदरवाइज अगर नया नाम मेंशन करोगे तो फिर आपने उस जैसे क्रिएट कर देना है, तो उस रिपोजिटरी के अंदर फिर आपने CD करके उस रिपोजिटरी के अंदर जाना है, फिर आप करंट रिपोजिटरी में आ जाओ। ठीक है। तो लेट्स सी कि हम काम कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक फाइल जनरेट की। वो फाइल कोई भी हो सकती है, जैसे मैं लिखता हूँ A.txt, जावा, C++, किसी भी नाम की एक्सटेंशन के साथ वो फाइल हो सकती है। मैं इसके अंदर ना कुछ चीजें चेंजेस करता हूँ, जैसे हेलो। मैंने इसके अंदर हेलो सेव किया, इसे बंद किया। अब मैं क्या करता हूँ, गिट बैश में जाता हूँ। सबसे पहले मैं कहता हूँ, एक आपके पास कमांड होती है गिट स्टेटस। गिट स्टेटस आप लिखोगे
तो ये क्या करती है, आपको ना करंट ब्रांच का स्टेटस दिखाता है। तो ये कहता है कि आप ना अभी कौन सी ब्रांच पे हो, मास्टर की ब्रांच पे हो। यहाँ पे मास्टर असल में ब्रांच का नाम है। ब्रांच क्या होती है अभी डिटेल में इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वो कहता है कि आपने ना एक ऐसी फाइल क्रिएट की है जिसका नाम है a.txt। ये जो फाइल है ना ट्रेसेबल नहीं है, ठीक है। तो अनट्रेसेबल है, अनट्रैकेबल है। तो क्या आप इसे ट्रैकेबल बनाना चाहते हो, तो आप ये वाली कमांड लिखो, गिट ऐड। गिट ऐड की कमांड लिखो, इससे ये ट्रैकेबल बन जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा गिट ऐड, और आगे आपने फाइल का नाम लिखना है a.txt। ठीक है, बड़ी सिंपल सी कमांड है, देखें, गिट ऐड a.txt। ये सेव नहीं करेगा, ये सिर्फ ट्रेसेबल बना देगा, उसे ट्रैक होना शुरू हो जाएगी, ताकि उसमें जो भी चीजें चेंजेस हो ना, फिर उसे वो ट्रैक करेगा कि ये आपने फलान लाइन अब ऐड किया है लेकिन इसे सेव नहीं किया, ठीक है। वरना वो ट्रैक नहीं करेगा, आप जितनी मर्जी चेंजेस कर लो, डिलीट कर लो, फिर उसे पता ही नहीं चलेगा। तो जब भी कोई चीज फाइल क्रिएट करनी है, कोई भी चीज आपने किसी फाइल में मॉडिफिकेशन करनी है, कुछ डिलीट करना है, कुछ भी करना है, तो आपने सबसे पहला काम जो करना है वो करना है गिट ऐड, और आगे जिस भी फाइल में आपने चीजें चेंजेस की उसका नाम लिख देना, ठीक है। तो मैं लिखूंगा a.txt, एंटर करूंगा। तो जैसे मैंने एंटर किया ना, अब मैं फिर से गिट स्टेटस देखता हूँ। गिट स्टेटस जैसे मैं देखूंगा ना, तो ये मुझे दिखा रहा है कि कमिट नहीं हुआ, अभी तक कोई कमिट नहीं हुआ। लेकिन अब जो है ना, ये जो फाइल है ना ये ट्रेसेबल है। अब मैं इसे ट्रैक कर रहा हूँ। क्या आप इसे अनस्टेज करना चाह रहे हो? वो कहता है कि ये वाली जो फाइल है ना अब स्टेज हो गई है। क्या आप इसे अनस्टेज करना चाहते हो, तो ये वाली कमांड लिख दो, ठीक है। ये मैं इस पे आता हूँ बाद में। किसी भी स्टेज में कोई चीज चली गई हो और आपने उसे डिलीट करना हो, तो उसे उसकी भी क्या कमांड होती है वो भी बाद में बताता हूँ। फिलहाल हम इसे ना कमिट करके देखेंगे। तो कमिट का मतलब होता है स्नैपशॉट। जब तक कमिट नहीं ना होगा, चीजें सेव नहीं होगी आपकी रिपोजिटरी के अंदर। तो आपने लिखना है गिट कमिट। कमिट के साथ आपने माइनस ये डैश करके ना एम एम फ्लैग देना। ये एम फ्लैग बताता है कि आप ना मर्ज कर रहे हो किस चीज को, करंट ब्रांच के अंदर आप कुछ स्नैपशॉट ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, पुरानी अगर कोई आपने मर्ज की हुई है, स्नैपशॉट जनरेट की हुई है, उसके साथ वो ऐड हो जाएंगे चीजें। इसके साथ आपने क्या करना है, गिट कमिट और डैश एम, फिर आपने डबल कोट्स के अंदर बता देना है ये मेरा फर्स्ट फर्स्ट कमिट है। तो मैं फर्स्ट के नाम से कुछ भी लिख सकते हैं, सिंगल कोड में भी लिख सकते हैं, डबल कोड में भी लिख सकते हैं। आप सिर्फ एंटर कर दो। जैसे मैं एंटर करता हूं तो ये क्या करेगा, इसने वो चीजें चेंज, जितनी भी आपने चीजें चेंज की थी वो सारी की सारी सेव होगी। अब इसको मैं चेक करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो कह रहा था ये डायग्राम के अंदर ना कि हर एक पर्सन के पास लॉग हिस्ट्री होगी। तो क्या वो चेक कर सकेगा? तो यहाँ से जरा चेक करके देखते हैं। मैं इसी फोल्डर पे वापस चले जाता हूँ, और यहाँ जाके मैं लिखता हूँ गिट लॉग। एक आपके पास गिट लॉग की कमांड है। जैसे आप इसे रन करोगे ना, ये बताएगा कि इस टाइम ना आपने एक कमिट किया है, उसका नाम है फर्स्ट, और इसकी ना कोई आईडी वो जनरेट कर देता है। ये काफी बड़ी सी आईडी आपको यूनिक नजर आएगी हमेशा। इसके अगर आपने देखना हो तो 92B3, पहले 3-4 लेटर्स अगर आपको याद हो तो आप उस स्पेसिफिक स्नैपशॉट पे भी जा सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे ना कुछ चीजें बता रहा है कि हेड एक आपके पास पॉइंटर है जो मास्टर को पॉइंट कर रहा है, और मास्टर इस वाले कमिट को पॉइंट कर रहा है जिसका नाम फर्स्ट है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, जैसे डेट आपको दे रहा है, फिर आपको टाइम उसका बता रहा है, फिर आपको बता रहा है कि कौन सा ऑथर है जिसने चीजें चेंजेस की हैं। तो ऑथर का नाम बिलाल और ए साथ लिखा हुआ है। फिर ईमेल उसकी लिखी हुई है। क्या मैं ईमेल और नेम सेट कर सकता हूँ? तो ये भी चीजें आप चेंज कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताता हूँ। पहले तो हमने कमिट करना सीखा, जरा एक और कमिट करके देख लेते हैं। जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ ना, मैं इसके अंदर 1 2 3 कुछ चीजें और सेव कर देता हूँ। जैसे मैंने और कोड इसमें ऐड किया, मैं इसे सेव करके बंद कर देता हूँ। और बंद करना वैसे जरूरी तो नहीं है, आप यहाँ पे फिर से लिखोगे
पहले हमने इसे स्टेज पे लेके जाना है। क्लियर कर देता हूँ, क्लियर की कमांड यूज होती है, सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा गिट एड, और यहाँ पे लिखूंगा a.txt। तो जैसे मैं ये लिखूंगा, इससे क्या होगा, मेरी जो आपके पास अभी मैंने चीजें चेंजेस की हैं ना, वो स्टेजिंग में चली गई। आप इसे चेक कर सकते हो गिट स्टेटस करके। वो कह रहा है कि आपने ये वाली फाइल जो है ना मॉडिफाई की है। पहले यहाँ पे मॉडिफाई नहीं आ रहा था, यहाँ लिखा हुआ था क्रिएटेड। पहले वो कह रहा था ये फाइल आपने क्रिएट की है, अब वो कह रहा है ये वाली फाइल आपने मॉडिफाई की है। ये वाली चीजें चेंज करके आप क्या इसे कमिट करना चाहते हो या नहीं चाहते। तो यहाँ से अगर मैं इसे कमिट करना चाहता हूँ तो उससे क्या होगा, यहाँ पे मुझे सिर्फ ये लिखना है गिट कमिट फ्लैग, एम फ्लैग आ जाएगा, और साथ में मैं लिख दूंगा सेकंड कमिट मेरे पास हो जाएगा। जैसे मैं सेकंड लिखूंगा तो मेरे पास ये दो कमिट कमिट जो है ना, मेरे पास स्नैपशॉट दो क्रिएट हो जाएंगे। कहाँ पे क्रिएट हुई, इस वाली ब्रांच पे। ठीक है, इस वाली ब्रांच पे क्रिएट हो गए। तो ये एक डेवलपमेंट ट्री आ रहा होता है। अब मैं फिर से जरा स्टेटस चेक करूं, स्टेटस चेक करता हूं तो वो कहता है हर चीज क्लियर है। आप इस वक्त मास्टर ब्रांच पे हो और कुछ भी कमिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई चीज अभी तक अभी चेंजेस नहीं हुई। जितनी चेंजेस थी मैंने अपडेट कर दी हैं रिपोजिटरी के अंदर। अभी आप क्लीन ट्री पे काम कर रहे हो। ठीक है, तो मैं आपको फर्दर इसका हिस्ट्री दिखाता हूँ। अब लिखोगे गिट लॉग, तो यहाँ पे फर्स्ट कमिट जो मैंने किया था फर्स्ट के नाम से, उसकी आईडी ये मेरे पास आ रही है। और किस बंदे ने किया था, ऑथर का नाम ईमेल आईडी के साथ आ रहा है, साथ में डेट आ रही है, फिर आपके पास आ रहा है ईयर, उसका टाइम पूरा, और किस जोन में है, जोन भी आता है आपके पास। ठीक है, तो अभी तक मैंने दो कमिट करके देखे। ठीक है, लेट्स सी इससे आगे चलते हैं। क्या मैं ये ऑथर का नाम और ईमेल आईडी चेंज कर सकता हूँ? तो आप यहाँ पे गिट कॉन्फ़िग के नाम से आपके पास कमांड है। आप लिखोगे गिट कॉन्फ़िग और फ्लैग दोगे ग्लोबल का। ठीक है, और यहाँ पे दो डैशेस लगानी है आपको, दो डैशेस लगा के ग्लोबल का फ्लैग दोगे। यहाँ लिखोगे यूजर डॉट नेम। यूजर डॉट नेम में आपने सिंगल कोड या डबल कोड में आपने मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल मेरा जो है ना इस वक्त बिलाल ए है, तो क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ? तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, बिलाल अरे पूरा लिखना चाहे पूरा भी लिख सकते हैं। जैसे मैं इसे एंटर करूंगा ना, तो मेरा यूजर नेम चेंज हो गया। ठीक है, अब मैं जितने भी कमिट करूंगा ना वो नए यूजर नेम से आएंगे। तो मैं लेट्स सी आपको करके दिखा, मैं इसमें लिखूंगा फॉर एग्जांपल, मैं इसमें लिखता हूँ अपना नाम, सेव करता हूँ, क्लोज करता हूँ। लेट्स सी इसको भी मैं अब कमिट करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा, सबसे पहले स्टेज करना होता है फिर कमिट करना होता है। तो सबसे पहला हमने काम जो करना है वो स्टेज करना है। यहाँ पे स्टेज की कमांड क्या होगी वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ, गिट डॉट, आपने लिखना है गिट एड a.txt, जो भी फाइल का नेम है विद एक्सटेंशन। स्टेजिंग के लिए कुछ और भी कमांड है, जैसे गिट एड और स्पेस देके डॉट लिख दो। ये क्या करता है, ये जितनी भी आपकी फाइलें अपडेट हुई होंगी, क्रिएट हुई होंगी, डिलीट हुई होंगी, उन सबको स्टेज कर देगा। जितनी भी आपने रिपोजिटरी में मॉडिफिकेशन की होगी उन सबको स्टेज कर देता है, क्योंकि ये सिर्फ स्पेसिफिक फाइल को करता है और ये ऑल फाइल्स को करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल ऐसा तो नहीं होगा कि मैंने सिर्फ एक ही फाइल जनरेट की होगी। हो सकता है मैंने काम करते हुए ना कोई 10 फाइलें नई बना ली हो, तो क्या मैं एक एक करके सबके नाम लिखूंगा ऐसे? क्या नाम है, ए है, फिर बी है, फिर सी है, तो ऐसे तो मुझे बड़ा टाइम लगेगा। उसके लिए फिर क्या होता है, आप ये वाली कमांड रन कर दो। ये कमांड क्या करती है, स्टेज a.txt को स्टेज करेगी, और ये क्या करेगी, स्टेज कर देगी ऑल फाइल्स। जितनी फाइलें हैं उन सबको स्टेज करने के लिए आप लिखोगे ऐड, ऐड के साथ स्पेस होनी चाहिए, फिर डॉट लिखना है आप। तो लेट्स सी इसको यूज करते हैं। मैं लिखता हूं यहाँ पे गिट ऐड
स्पेस देके डॉट। तो जैसे मैं इसे रन करता हूँ ना, देखें मेरी स्टेज हो गई। आप इसे चेक भी कर सकते हो, गिट स्टेटस करके बार बार आप चेक कर सकते हो। हाँ मॉडिफाई है, वो कहता है ये वाली फाइल आपने मॉडिफाई की है और स्टेज हुई है। जब ये ग्रीन आ रहा हो ना तो इसका मतलब मॉडिफाई का वर्ड आ रहा होगा, ठीक है, और स्टेजिंग हो गई है। और अगर ये स्टेजिंग ना हुई हो तो ये रेड कलर का आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा कलर स्कीमिंग भी आपको यहाँ से नजर आएगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गिट कमिट, लेट्स सी, इसको स्नैपशॉट क्रिएट करता हूँ। मैं इधर लिखूंगा -m का फ्लैग और यहाँ लिख दूंगा थर्ड वाला मेरा कमिट है ये, ठीक है। जैसे मैंने इसे सेव किया तो वो कहता है आपकी हर चीज सेव हो गई है। लेट्स सी, मैं इसको क्लियर करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ गिट लॉग। जैसे मैं गिट लॉग लिखता हूँ ना, तो पहला कमिट मेरा फर्स्ट था, फिर सेकंड आया, फिर थर्ड आया। अच्छा, हर एक का नंबर एक यूनिकली नंबर जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो मैंने पहली बार चेंजेस क्या की थी, दूसरी बार चेंजेस क्या की थी, तीसरी बार चेंजेस क्या की थी, सारी चीजें मेरी मास्टर ब्रांच में सेव हो रही हैं। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे नजर आएगी कि मेरा जो नाम है ना वो बिलाल आरिफ हो गया, ठीक है। पहले आ रहा था बिलाल ए, अब मैंने उस नाम को भी चेंज कर लिया। इवन आप अपने ईमेल आईडी को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपने ईमेल आईडी वही रखना होता है जो आपने गिटहब के ऊपर जिस ईमेल से आपने अकाउंट बनाया होगा ना, उसी नाम से आपने अपना ईमेल आईडी वही रखना होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं उसे कैसे कॉन्फ़िगर करता हूँ। तो आप लिखोगे गिट कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग के साथ डैश डैश ग्लोबल का, ग्लोबल आपने स्मॉल लिखनी है कैपिटल लिखने हैं, कमांड में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने लिखना है यूजर डॉट ईमेल और डबल कोट्स में ईमेल अपनी एंटर कर दो। जैसे मेरी ईमेल है बिलाल आरिफ 0938 gmail.com, ठीक है। आप जिस नाम से अकाउंट बनाएंगे उस नाम से बना सकते हो, या फिर आपने जो भी यहाँ पे ईमेल देनी है ना उसी ईमेल से आप गिटहब के ऊपर अकाउंट बना लें। जैसे मर्जी कर लें, दोनों तरीके ठीक है। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ ना, अब मैं नया कमिट जब करूंगा ना, अभी मैं जब गिट लॉग को रन करूंगा ना, तो कोई भी मॉडिफिकेशन यहाँ पे नजर नहीं आएगी जब तक मैं नया कमिट नहीं ना करूंगा, क्योंकि जो चीज आपने चेंज की होगी ना, तो आपने यूजर नेम और ईमेल जो सेट किया होगा ना उसी नाम से कमिट आपके पास शो होगा, ठीक है। तो लेट्स सी, ये वाली दो कमांड जो है ना आपके पास यूज होती हैं ऑथेंटिकेशन के लिए या कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अगर आप चाहते हो कि मैं सेट करूं ईमेल एंड नेम, तो उसके लिए आपके पास कमांड है गिट कॉन्फ़िग और उसके साथ ग्लोबल लिखना पड़ेगा आपको। ग्लोबल यूजर डॉट नेम, नेम के लिए डबल कोट्स में योर नेम, अपना नेम मेंशन कर दो। उसी तरह यही कमांड है, लेकिन अगर ईमेल करना है तो ईमेल यहाँ पे आपका योर ईमेल और यहाँ पे ईमेल आ जाए। जब भी गिट रिपोजिटरी आप क्रिएट करो ना, तो सबसे पहले ये वाली कमांड रन किया करें, ठीक है। सबसे पहले आप कॉन्फ़िगर किया करें नेम और ईमेल, उसके बाद काम स्टार्ट किया करें, ठीक है। तो लेट्स सी, इसमें मैं चेंजेस करके कमिट कैसे करते हैं वो भी मैं जरा लिख देता हूँ। जब स्टेजिंग में कोई चीज़ चाहती है ना तो उसे कमिट कैसे करते हैं, ये वाली कमांड मैंने बनाई थी, क्रिएट क्रिएट रिपॉजिटरी। ये रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए होती है कमांड, ये स्टेज करने के लिए होती है, फिर ये होती है कमिट करने के लिए। कमिट मतलब स्नैपशॉट। तो कमिट के लिए मैंने बताई गिट कमिट और साथ में -m का फ्लैग आएगा और आपका कमेंट। यहाँ पे अपना कोई भी कमेंट आप पास कर सकते हैं, डबल कोट में कुछ भी दें, ठीक है। डबल कोट में जो भी चीज़ आएगी वो आपका कमेंट पास होता है। इस तरह करके आप कमिट कर सकते हो। अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं जिसमें कमिट और स्टेज एक ही कमांड में भी कर सकते हैं, वो करके देखते हैं। लेट्स सी कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना लिखता हूँ फॉर एग्जांपल वर्ड। ये मैंने एक लेटर लिखा, वर्ड जैसे मैंने लिखा ना तो मैंने इसे क्लोज करता हूँ। पहले मैं जाके ना आपको दिखाता हूँ क्लियर करके गिट स्टेटस। गिट स्टेटस पहले चेक करते हैं। तो उसने कहा गिट स्टेटस, जैसे मैंने रन किया वो कहता है आप अभी इस ब्रांच के अंदर हो और आपने ना
a.txt के अंदर कुछ चीजें चेंजेस किए हैं, लेकिन वो भी आपकी स्टेज नहीं हुई। तो आपको पहले क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। ठीक है, तो पहले ऐड करो। और अगर आप इसे इन चेंजेस को रिमूव करना चाहते हो, तो आपके पास कमांड है रीस्टोर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास वर्ड के नाम से ये आपके पास सेव है। मैं इसे बंद करता हूँ। लेट्स सी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। मैं इसे ना स्टेज नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये ना गलती से कोड लिखा गया था, तो मैं इन्हीं चेंजेस को ना पहले स्टेज से रिमूव करना चाहता हूँ, क्योंकि ये अनस्टेज है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाली डिस्कार्ड करने के लिए, चेंजेस को डिस्कार्ड करना चाह रहा हूँ, कमिट नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आप कमांड लिखोगे गिट रीस्टोर। रीस्टोर के आगे फाइल का नाम लिख दो। तो मैं लिखता हूँ रीस्टोर, और आगे लिख दूंगा a.txt। ठीक है, जैसे मैं ये लिखूंगा ना, कमांड रन करूंगा, तो अब वो मुझे ना जरा गिट स्टेटस चेक करता हूँ। गिट स्टेटस फिर से चेक करें। तो जैसे मैं इसे कहता हूँ ना, वो कहता है हर चीज क्लीन हो गई है। तो लेट्स सी, मैं इसको ना फिर से ओपन करके देखता हूँ। तो वो जो मैंने वर्ड लिखा था ना, वो डिस्कार्ड हो गया। अगर ऐसी चीज जो आपने स्टेज नहीं की हुई ना, उसको आपने डिस्कार्ड करना है और स्टेज नहीं करना, तो उसके लिए आप रीस्टोर की कमांड यूज करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको अनस्टेज डिस्कार्ड। अनस्टेज अभी स्टेज नहीं हुई थी। ये अनस्टेज को डिस्कार्ड चेंजेस करने के लिए जो कमांड यूज होती है उसे कहते हैं गिट। फिर आप लिखोगे रीस्टोर, और आगे फाइल का नाम, फाइल नेम। ठीक है, यहाँ पे फाइल नेम आ जाए। और एक मैंने आपको बताई गिट स्टेटस, वो भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। गिट स्टेटस क्या होती है कि इसी वक्त स्टेटस चेक करना हो कि रिपोजिटरी स्टेटस क्या है, इस वक्त कोई एरर तो नहीं आ रहा। रिपोजिटरी स्टेटस को देखना हो तो उसके लिए आपके पास कमांड है गिट स्टेटस। ठीक है, और अगर आपने हिस्ट्री को देखना हो, लॉग हिस्ट्री जिसे कहते हैं, लॉग हिस्ट्री देखनी हो कि रिपोजिटरी में क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं, किस बंदे ने की हैं, तो उसके लिए आप कमांड यूज करते हो गिट लॉग। ठीक है, अभी मैंने सारी कमांड जितने भी यूज किए हैं उनका एक डॉक्यूमेंट भी बना दिया है। लेट्स सी, इसमें कुछ और करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं यहाँ लिखूँ वर्ड, और फिर मैं यहाँ पे लिखूँ कमांड गिट कमिट -a -m। मैंने दो फ्लैग दिए। ये ऑटो का फ्लैग होता है। ठीक है, ये मर्ज का फ्लैग है, ये करता है ऑटो का फ्लैग। तो ये क्या करेगा, मैं इधर लिख देता हूँ फोर्थ। फोर्थ कमिट करने लगा हूं मैं। तो जैसे मैं हिट एंटर करता हूं ना, तो मेरे पास देखें, अब उसने क्या किया, मुझे एरर नहीं दिया। वरना आप स्टेज से पहले कमिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो -a की जो कमांड है ना, वो ये फ्लैग क्या करता है, ये आपको पहले स्टेज भी कर देता है और कमिट भी कर देता है। अगर एक ही लाइन में आपने स्टेज और कमिट दोनों करना हो, उसके लिए आप ये कमांड यूज करते हो गिट कमिट -a का एक फ्लैग है, -m का फ्लैग है, और यहाँ पे फोर्थ लिख दो। तो कुछ आप इस तरह से मेंशन करोगे अगर आपने स्टेज और कमिट दोनों करना हो। स्टेज एंड कमिट टुगेदर, उसके लिए मैं लिखूंगा गिट कमिट -a, ऑटो के लिए -m, और फिर अपना कमेंट पास कर दो। ठीक है, तो इस तरह आपका दोनों काम कर देगा। लेकिन ये ना आप नई फाइल के साथ नहीं कर सकते। मॉडिफाई, जो पहले से क्रिएटेड फाइल हो ना, उसकी मॉडिफिकेशन कर सकते हो उसके साथ। ठीक है, इसको मैं फिलहाल यहाँ पे कुछ और चीजें आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं यही फाइल जो है ना, इसको क्लोज करता हूँ, अब एक नई फाइल बना, मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, इसका नाम देता हूँ फॉर एग्जांपल पी। इसका नाम दे देता हूँ। इसमें मैं लिखता हूँ 1 2 3, कुछ भी कोड लिख दिया, जावा का भी हो सकता है, C++ का भी हो सकता है। तो आपको भी अभी मैं ना स्टेटस दिखाता हूँ, गिट स्टेटस। जैसे मैं स्टेटस लिखूंगा ना यहाँ पे,
तो मुझे वो कहेगा एक ऐसी फाइल हुई है, क्रिएट आपने किया है, जो अभी तक अनस्टेज है, अनट्रैक है। ठीक है, अनस्टेज है, इसको मैं सबसे पहले स्टेज में लेके आए। तो पहले स्टेज में लेके आओ, फिर इसे कमिट करो। ठीक है, फिर ये मेरे पास स्नैपशॉट इसका क्रिएट होगा, वरना इसका स्नैपशॉट मेरे पास क्रिएट नहीं होगा। तो लेट्स सी, मैं क्या करता हूँ, इसको ना कमिट कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे ना एक कमांड लिखता हूँ, गिट। सबसे पहले क्या करो, इस फाइल को ऐड कर दो, गिट ऐड b.txt फाइल मैंने क्रिएट की है, इसको ऐड कर दो। जैसे मैंने उसे ऐड किया तो फिर से गिट स्टेटस चेक करता हूँ। गिट स्टेटस मैंने चेक किया तो वो कहता है कि आपकी ये जो फाइल है ना, जो आपने यहाँ पे अनस्टेज थी, अब वो स्टेज हो गई है। ठीक है, अगर आप इसे अनस्टेज से रिमूव करना चाहते हो ना, स्टेज से रिमूव करना चाहते हो, डिस्कार्ड करना चाहते हो, तो ये कमांड रन करते हैं, गिट रिस्टोर। ये मैंने आपको बताया कि ये आपको ना डिस्कार्ड चेंजेस करने के लिए होती है। ठीक है, तो अगर आपने इसे कमिट करना है, सेव करना है, डिस्कार्ड नहीं करना, तो फिर आप लिखोगे गिट कमिट -m। अब मैं ये नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने पहले स्टेज कर लिया हुआ है, स्टेज करने के बाद सिर्फ आपने कमिट ही करना होता है। तो मैं लिखता हूँ फिफ्थ। फिफ्थ लिखूंगा तो एंटर करूंगा, ये मेरे पास कमिट हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ना क्लियर करके आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ गिट लॉग। जैसे मैं गिट लॉग को रन करता हूँ ना, तो ये मैं स्पेस देके पहले कहता है कि आपने फर्स्ट कमिट किया था, फिर सेकंड किया था, फिर थर्ड किया था। टाइम भी देख लें, या ये हमने 11:53 पे किया था, 11:56 पे हुआ, फिर 12 बजे हुआ, फिर 12:08 पे हुआ। और फिर फिफ्थ आपने किया वो 12:11 पे हुआ। और ये डेट है, और इस बंदे ने किया, ऑथर ने, फिर उसका ईमेल भी आ रहा है। और ये वाली ब्रांच में चीजें चेंज हुई हैं, तो अभी तक मेरे कमिटी ये बने हुए हैं। आपने ये इतने स्नैपशॉट क्रिएट किए हैं, क्या हम किसी स्नैपशॉट को क्रिएट करना हमने सीख लिया, क्या डिलीट भी कर सकते हैं कि नहीं? अगर आपके पास ये वाला आ रहा हो ना, जिसके एंड में एंड एंड लिखा हो, तो आप इसमें ना कुछ भी करोगे, कुछ भी नहीं करने देगा, आपको टाइप भी नहीं करने देगा। तो आपने क्यू का बटन प्रेस करना है क्विट करने के लिए। ठीक है, जब भी ये सिचुएशन आ जाए, लॉग से बाहर आना हो, तो क्यू का बटन प्रेस करते हैं। क्योंकि वो जब हिस्ट्री बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है ना, तो फिर आपको एंड में ले जाता है कि आप हिस्ट्री सिर्फ व्यू कर सकते हो, एडिट नहीं कर सकते। तो आप क्यू क्विट कर दोगे, तो उससे क्या होगा कि ना, आप बाहर आ जाओगे हिस्ट्री से। ठीक है, लॉग से बाहर आ जाओ। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये जो कमिट है ना, सबसे पहला वाला हेड वाला कमिट, मैं चाह रहा हूँ कि इसमें जो चेंजेस हुई थी ना, वो ठीक नहीं हुई। मुझे ना इसकी वजह से एरर आना शुरू हो गई। तो मैं पुराने वाले कमिट में हेड को, हेड मास्टर जो यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं ना, मैं इसको यहाँ पे लेके आना चाह रहा हूँ। इसका नाम क्या है, इसका आईडी यहाँ से देख लें, F265। F265 में मैं हेड और मास्टर को लेके आना चाह रहा हूँ। ये वाला जो है, इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ, ये गलती से कमिट हो गया है, इसको मैंने डिलीट करना। ऐसी चीज जो रिवर्ट करने के लिए आप कमांड कौन सी यूज करते हो, आप लिखते हो गिट रीसेट। रीसेट लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे हार्ड हेड, और यहाँ पे सिंपल एक हेड दे दो। हेड के ऊपर आपने ये पावर का जरूर लगाना है साइन। इससे क्या होगा, ये क्या करेगा, हेड इस वक्त जिसको पॉइंट कर रहा है, उसको आप क्या करो, डिलीट कर दो, रीसेट कर दो। ठीक है, तो जैसे मैं इसे प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे वो बताएगा F265। तो F265 कहाँ पे है, जरा देखते हैं। ये इसको मैं ऊपर करके दिखा देता हूँ। F265 मेरे पास ये है। ठीक है, ये इसको पॉइंट करना शुरू हो गया हेड। ठीक है, और ये फिफ्थ वाला कमिट जो है ना, आपने जो किया था, ये डिलीट हो गया। तो लेट्स इसको चेक करते हैं। मैं यहाँ पे फिर से क्लियर करता हूँ। सबसे पहले क्लियर करने के बाद गिट लॉग को फिर से रन करता हूँ। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ ना, आपको वो दिखा रहा है फर्स्ट कमिट, सेकंड कमिट, थर्ड कमिट, फोर्थ कमिट। और देखें हेड आप इसको पॉइंट कर रहा है, F265 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो ये कमिट असल में सेव कैसे होते हैं, और किस तरह से पता चलता है कि रिवर्ट कैसे करना है, ये जरा पेंट में समझ लेते हैं। बड़े आसान सी चीज है, देखें। सबसे पहले क्या होगा, जब भी कोई स्नैपशॉट क्रिएट होती है ना, जब भी कोई स्नैपशॉट क्रिएट होती है, तो इस तरह से होती है। सबसे पहला ये मेरा स्नैपशॉट क्रिएट हुआ।
तो इसका आईडी फॉर एग्जांपल यहीं से मैं ले लेता हूँ। जैसे इसका आईडी फर्स्ट वाले का आईडी था 92B3, तो मैं इसे लिख देता हूँ 92B3। ये मेरा फर्स्ट कमिट था, इसका नाम है फर्स्ट। सही हो गया। और इसी तरह से मेरे फर्दर और भी कमिट होंगे, तो मैं यहीं से इसी डब्बे को कॉपी करता हूँ और कॉपी करके फिर से पेस्ट करता हूँ, एक नया डब्बा बनाया। जैसे मैं सेकंड कमिट बनाता हूँ ना, जैसे ये वाला बना होगा, तो ये क्या करते हैं, हमेशा प्रीवियस वाले कमिट को पॉइंट कर रहा होता है। ये वाला कमिट पुराने वाले कमिट को पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है। तो हमेशा इसके एरो को, ये इसका पेरेंट आप समझ लें कि ये पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप बनाता है। तो इसमें चाइल्ड कौन सा होगा, जिसकी तरफ एरो है वो पेरेंट होगा, जिसकी तरफ टेल है वो आपका चाइल्ड होगा। तो ये चाइल्ड है, ये इसका पेरेंट है। और चाइल्ड का जो आईडी है वो आप यहाँ से चेंज कर लें। यहाँ से इसका, जैसे इसका आईडी था मेरे पास, इसका आईडी देखें तो इसका आईडी था मेरे पास सेकंड वाले का C4B2। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा C4B2। तो ये इसका आईडी आ गया। इसका कमेंट का जो नाम था वो था सेकंड। तो ये इस तरह पॉइंट कर रहे होते हैं। जैसे अगला बनेगा ना तो वो इससे आगे आ जाएगा। ठीक है। जैसे अगला बनाता हूँ तो वो क्या होगा, होम। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक और करके दिखा देते हैं ये क्या होगा। मैंने इसे सिर्फ कट करके कॉपी बनानी है इसको। तो मैं यूं करके यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ये मेरे पास आ गया। अगला जो कमिट होगा ना, वो पॉइंट कर रहा होगा अपने प्रीवियस वाले को, हमेशा प्रीवियस वाले को पॉइंट कर रहा होता है। और दूसरी चीज कि इसका जो आईडी होगा आ, वो यूनिक होगा दूसरे से। ठीक है। तो मैं इस डायग्राम को क्लियरली जरा पहले बना लूँ, फिर मैं बता। ये मैंने बना ली डायग्राम। और अब इसका मैं आईडी सेट करता हूँ। तो इसका आईडी होगा फॉर एग्जांपल B452। B452 इसका आईडी है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ B452। और ये कौन सा मेरा कमिट था, इसका नाम था थर्ड कमिट। इसे कहते हैं थर्ड कमिट। ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से पॉइंट कर रहा होगा। लेट्स सी कि ये क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये असल में ये क्या बना रहा है। हेड और मास्टर ये क्या चीज़ है, ये ब्रांच होती है। हमेशा याद रखें, हेड हमेशा बाय डिफॉल्ट जो ब्रांच होती है ना वो आपकी होती है आपके पास मास्टर। इसे कहते हैं मास्टर ब्रांच। मास्टर ब्रांच जब भी कोई आप रिपोजिटरी क्रिएट करते हो तो उसके अंदर एक बाय डिफॉल्ट ब्रांच जो बनती है उसे कहते हैं मास्टर ब्रांच। हर एक ब्रांच का ना एक हेड होता है। हेड एक ऐसा पॉइंटर है जो बता रहा होता है कि इस वक्त एक्टिव ब्रांच कौन सी है, एक्टिव कौन सी है। ठीक है। तो ये असल में ये बता रहा है कि इस वक्त जो मेरी एक्टिव ब्रांच है ना वो है मास्टर। और मास्टर जो है वो पॉइंट कर रहा है इस वक्त कमिट को, वो पहले वाले कमिट को पॉइंट कर रहा है। लेकिन असल में कहानी जो है ना वो इसके उल्ट है। वो क्या होता है कि जब भी एक नया कमिट आता है ना तो क्या होता है, ये दोनों जो हैं ये शिफ्ट हो जाते हैं। तो मास्टर वाला किसको पॉइंट करेगा, हमेशा नए वाले कमिट को पॉइंट करेगा। तो जैसे मैंने सेकंड कमिट बनाया तो ये क्या करेगा, यहाँ से कट करके पेस्ट, तो ये यहाँ इसको पॉइंट करना शुरू हो जाएगा। फिर मैंने थर्ड कमिट बनाया तो ये इसकी बजाय इसको पॉइंट करना शुरू हो जाएगा। अगर मेरे चार कमिट हैं, जैसे मेरे फोर्थ कमिट भी है, तो ये अब फोर्थ वाले को पॉइंट कर रहा होगा। लेकिन इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली चलते हैं तो मैं एक कमिट जो है ना उसको डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट करने के लिए हम फिर से एक कमांड लिखते हैं, कमिट रीसेट माइनस माइनस हार्ड। यहाँ पे लिखोगे हेड और इसके ऊपर पावर का एरो। जैसे मैं इसे रन करता हूँ तो वो कहते हैं अब वो हेड जो है ना वो थर्ड कमिट को पॉइंट कर रहा है। इस वक्त इसका नाम क्या है, B452। तो इस वक्त मेरी डायग्राम के अकॉर्डिंगली मैं देखूं तो हर चीज अकॉर्डिंगली डायग्राम के मुताबिक मैंने बनाई है।
तो हेड जो है वो मास्टर को पॉइंट कर रहा होता है, मास्टर ब्रांच जो है वो B452 कमिट को पॉइंट कर रही है, ये आपके कमिट है। और एक और चीज के क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं, जैसे मैं काम कर रहा हूँ तो उसके अंदर ना कुछ ऐसी फाइलें जो शायद मैं अपलोड नहीं करना चाहता, तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वर्ड की फाइल बनाता हूँ। अब जो वर्ड की फाइल है शायद मैंने डॉक्यूमेंट के लिए बनाई थी, मैं इसको नाम फॉर एग्जांपल दे देता हूँ वर्ड के नाम से। और इसकी एक्सटेंशन देख लेते हैं, राइट क्लिक करके आप इसकी एक्सटेंशन देख सकते हो प्रॉपर्टीज में जाके। ये DOCX इसकी डॉक्स के नाम से एक्सटेंशन है। मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो फाइल है ना, या वर्ड की, पावर पॉइंट की, PPT की कोई ऐसी इमेज है, मैं इसको ना अपनी रिपोजिटरी में ऐड नहीं करना चाह रहा, तो मैं इसे इग्नोर यूज करूंगा इसके लिए। तो मैं यहाँ से करता हूँ क्लियर। मैं यहाँ लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करूंगा फाइल, उसे लिखूंगा touch.git-ignore। ये जो गिट इग्नोर है ना, ये एक फाइल क्रिएट करेगा। यहाँ पे देखें एक फाइल बन गई, इसको आप ओपन विद करके नोटपैड में ओपन कर लें। नोटपैड में ओपन करके आपने जो जो एक्सटेंशन ऐड नहीं करनी ना, वो वाली फाइलों की एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड कर दें। जैसे मैंने जितनी डॉक्स फाइलें हैं ना, उन सब को मैंने डिस्कार्ड करना है। मैं नहीं चाहता कि ये मेरी रिपोजिटरी में अपलोड हो, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से सेव कर दूंगा और यहाँ से क्लोज कर दूँ। ठीक है। अब ये मेरी अभी रिपोजिटरी के अंदर तो है, लेकिन मैं इसे इग्नोर कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि ये अपलोड ना करो इसे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, जैसे मैं अब गिट स्टेटस देखूंगा ना, गिट स्टेटस दिखाता हूँ आप। जैसे मैं गिट स्टेटस दिखा रहा हूँ तो देखो एक हैरानगी की बात है कि यहाँ पे ना वर्ड वाली फाइल को यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा। उसकी रीजन क्योंकि मैंने उसे इग्नोर कर दिया हुआ है। वो सिर्फ कह रहा है कि आपने गिट इग्नोर वाली जो फाइल है ना उसको स्टेज करो और कमिट कर दो। तो मैं यहाँ पे दोनों कमांड इकट्ठी भी लिख सकता हूँ, गिट कमिट ए की फ्लैग को यूज करता हूँ, साथ में मैं लिख देता हूँ फोर्थ, या फिर ये लिख देता हूँ गिट फाइल एडिड या क्रिएटेड। ठीक है, एक कमेंट मैंने लिख दिया। जैसे मैं एंटर करता हूँ, अच्छा इसने कहा कि यहाँ पे ये जो नई फाइल बनाई है ना आपने, उसको स्टेज ना आप इस तरह नहीं कर सकते, आप हमेशा मॉडिफाइड फाइल को कर सकते हैं। ये भी मैंने बताया था आपको, इसलिए हमने ना ये एरर तभी आएगा जब एक नई फाइल पे आप ऑटो करने की कोशिश करोगे। नई फाइल पे ऑटो करोगे एरर आएगा। तो उसके उसका फिर हल ये है कि पहले उसे स्टेज कर लो आप। इसे मैं क्लियर करके आपको फिर से करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले गिट स्टेटस दिखाता हूँ। गिट स्टेटस मुझे बता रहा है कि ये वाली फाइल अभी स्टेज नहीं हुई, इसको स्टेज करो। तो मैं इसे लिखूंगा गिट ऐड और डॉट स्पेस देके डॉट लिखूँ। अगर आप पूरा लिखना चाहते हो तो फिर पूरा उसका नाम भी लिख सकते हो, डॉट गिट इग्नोर के नाम से। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं डॉट लिखूंगा तो वो स्टेज हो जाएगी। स्टेज करने के बाद गिट कमिट -m फ्लैग आएगा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोर्थ। फोर्थ वाला नहीं बना था ना, वो तो एरर दे दिया था उसने। तो फोर्थ, या फिर मैं इसे कह देता हूँ इग्नोर फाइल क्रिएटेड। ठीक है, ये कमेंट, कोई भी कमेंट आप पास कर सकते हैं। मैं जैसे एंटर करूंगा देखें वो फाइल ऐड हो गई। अच्छा, जैसे वो फाइल ऐड हुई ना, एक चीज यहाँ पे कि जैसे मैंने ये फाइल ऐड की तो उसने, अब मैं जरा इसे ना गिट स्टेटस आपको दिखाता हूँ। गिट स्टेटस, हर चीज क्लियर होगी, कुछ भी नहीं इसमें ऐड करने की जरूरत। तो यहाँ से एक चीज समझ आई कि यहाँ पे वर्ड वाली जो फाइल है ना, वर्ड वाली फाइल, वो तो मैंने कहीं कमिट की ही नहीं है, ना उसे स्टेज किया है ना उसे कमिट किया है। तो वो इग्नोर हो रही है, पूरी की पूरी फाइल वो इग्नोर हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से हमें किसी भी फाइल को इग्नोर करना हो तो उसका तरीका ये होता है। लेट्स सी कि अगर मैंने किसी फाइल को, ये मैंने चेंजेस की, और लेट्स सी इसके अंदर मैं लिखता हूँ UMT, और यहाँ से इसे सेव कर देता हूँ। मैं आपको एक बार रिवर्ट करा के दिखा देता हूँ, क्लियर करता हूँ इसको।
मैं इसे क्या करता हूँ, ए फाइल के अंदर मैंने कुछ मॉडिफिकेशन की है, तो मैं इसे ना कमिट करता हूँ, कमिट गिट ए एम, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ फोर्थ वन मैंने कमिट करना। तो जैसे मैंने इसे एंटर किया ना तो एक कमिट हो गया। जैसे ये कमिट हुई ना, तो मैं इसका गिट लॉग आपको क्या दिखा देता हूँ, गिट लॉग। तो यहाँ पे अभी तक क्या सिचुएशन हुई है, कि सबसे पहले उसने फर्स्ट कमिट बनाया था, फिर सेकंड बनाया था, फिर थर्ड बनाया था, फिर गिट इग्नोर फाइल उसने क्रिएट की है, ये वाला कमिट उसने क्रिएट किया, फिर फोर्थ वाला अभी मैंने क्रिएट किया। लेट्स सी मैं फोर्थ वाले को ना डिलीट करके दिखाता हूँ, अभी आप फाइल देखेंगे तो उसमें यूएमटी लिखा होगा। ठीक है, जैसे किसी कमिट को डिलीट करते हैं ना तो उसकी सारी चेंजेस भी डिलीट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये मैं वो करके दिखाता हूँ आपको, क्यू करके मैं इसे क्लियर करके दिखाता हूँ। यहाँ लिखेंगे गिट, और मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल मैंने डिलीट करना है तो रीसेट, इसके लिए कमांड है हार्ड, मैंने लिखना है हेड के ऊपर, ये साइन आ जाएगा। और ये ना मेरी फाइल, अब ये इग्नोर जो आपकी फाइल है, हमने जो कमिट किया था ये उसको पॉइंट करना शुरू हो गया। और लेट्स सी ये फाइल देखते हैं, फाइल के अंदर ना यूएमटी का जो मैंने चेंजेस किए थे ना, नई एडिशन की थी, मॉडिफिकेशन की थी, वो डिलीट होगी ऑटोमेटिकली। जितने कमिट को आप डिलीट करोगे वो ऑटोमेटिकली डिलीट होते जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस था पूरे का पूरा गिटहब का। कुछ कमांड्स जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं उनको भी देखिएगा, लॉग है। फिर इसमें मैंने एक और आपको दिखाई है, टच, और उसका नाम है गिट इग्नोर डॉट करके, गिट इग्नोर। ठीक है, ये कमांड है, ये किस लिए होती है, टू ऐड इग्नोर फाइल्स। जिन फाइल्स को आपने इग्नोर करना है उसको आप इसमें क्रिएट करने के लिए इसमें ऐड कर देते हो एक्सटेंशंस। मैंने इस फाइल में यही चीजें ऐड की हैं ना, देखिए मैंने सिर्फ एक्सटेंशन ऐड किया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, और लेट्स सी कि डिलीट कैसे करते हैं कमिट को, वो भी शायद मैंने इसमें ऐड कर दिया कि नहीं, डिलीट कैसे करते हैं वो नहीं मैंने किया शायद। तो डिलीट कमिट, तो कमिट को डिलीट कैसे करते हैं, गिट रीसेट, यहाँ पे लिख देते हैं फ्लैग आएगा हार्ड का, और हेड के साथ ये आपका साइन आ जाए, सिंबल आ जाए, ये कर देगा डिलीट अ कमेंट। और इसके अलावा रिस्टोर वाला भी शायद मैंने लिख दिया होगा, अनस्टेज से किसी को डिस्कार्ड करना हो, स्टेज से डिस्कार्ड करना हो, वो भी शायद मैंने लिख दिया होगा, रिस्टोर लिखा होगा। ठीक है, लेट्स सी इसमें प्रेजेंटेशन में मैं वापस आता हूँ, जरा इसमें देखते हैं। एक लोकल रिपोजिटरी हमने क्रिएट करनी सीखी कि कमिट कैसे करते हैं उसके अंदर अनकमिट कैसे करते हैं। फर्दर इसके अंदर हम ब्रांचिंग की तरफ जाते हैं। जब एक रिपोजिटरी क्रिएट हो जाती है ना तो उसकी बाय डिफॉल्ट जो ब्रांच बनती है उसका नाम होता है मास्टर, मास्टर क्रिएट हो जाती है। अब ब्रांच हमेशा, ब्रांच जो है ना पॉइंट कर रही होती है आपके करंट, जो आपके पास कमिट होता है ना उसको पॉइंट करती है, जो लेटेस्ट कमिट आएगा ना हमेशा ब्रांच उसी को पॉइंट कर रही होती है। इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ट्री एंड यू मे क्रिएट मैनी ब्रांचेस, एक से ज्यादा ब्रांचेस भी बना सकते हैं। अब अ कमिट इज अ नोड, एक ऐसी नोड होती है विच हैज अ पॉइंटर टू द प्रीवियस कमिट। जैसे हमने डायग्राम में भी देखा कि एक कमिट जो है ना एक ऐसा नोड होती है जो प्रीवियस नोड को पॉइंट कर रही होती है। जो सेकंड वाला आपका करंट है तो करंट हमेशा प्रीवियस वाले को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, उसी तरह थर्ड बनेगा, थर्ड वाला सेकंड वाले को पॉइंट कर रहा होगा। और फिर आगे वो कहते हैं कि व्हेन यू मेक अ कमिट ब्रांच, किसी भी ब्रांच में आप कमिट करते हो, अभी हम जिस ब्रांच पे काम कर रहे थे ना, अभी तो हम ब्रांचेस स्टार्ट ही नहीं किए, तो ब्रांच हमारी मास्टर ही है। ठीक है, तो जिस भी ब्रांच में आप कमिट कर रहे होते हो वो हमेशा पॉइंट कर रही होती है, पॉइंटर स्टार्ट पॉइंटिंग टू द न्यू कमिट। तो जैसे ही एक नया कमिट आएगा ना, फॉर एग्जाम्पल एक नया कमिट आया, तो मैं क्या कहता हूँ एक नया कमिट बना के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से एक नया कमिट बना, और कॉपी पेस्ट करके मैं इसको यहाँ से ये बना दूँ। एक जैसे नया कमिट बनेगा ना तो हमेशा जो आपकी करंट ब्रांच का कैसे पता चलता है एक्टिव ब्रांच कौन सी है,
जिसको हेड पॉइंट कर रहा होगा ना वो हमेशा आपकी करंट ब्रांच होगी। तो हेड जो है आपकी ब्रांच है, ये मास्टर ब्रांच, ये आप पॉइंट करना शुरू हो जाएगी फोर्थ वाले को, जो आपका लेटेस्ट नई करंट आपके पास कमिट आया है उसको पॉइंट करना शुरू हो जाएगी। और वो जो नया कमिट आया है वो अपने प्रीवियस वाले कमिट को पॉइंट कर रहा हो। ये अभी बेटा सिनेरियो है। सूरत हाल कुछ ये है कि जो नया कमिट होता है वो पुराने वाले को पॉइंट कर रहा होता है, और ब्रांच जो एक्टिव ब्रांच है ना वो हमेशा नए वाले कमिट को पॉइंट कर रही होती है। इसका मैं नंबर भी देख लेता हूँ। जैसे मैंने फोर्थ बनाया था, तो गिट लॉग करके आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ और ऊपर जाके फोर्थ वाले को देख लेता हूँ। फोर्थ वाला शायद मैंने डिलीट कर दिया हुआ था। तो अभी मेरा जो कमिट है ना वो लेटेस्ट जिसको हेड पॉइंट कर रहा है, हेड मास्टर पॉइंट कर रहा है ना, तो वो मेरे पास है 00EC। तो यही मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 00EC। अभी मेरे पास ये वाला कमिट 00EC, ये जो कमिट है इसको पॉइंट कर रही है आपकी मास्टर ब्रांच, और मास्टर ब्रांच को पॉइंट कर रहा है आपका हेड। हेड हमेशा एक्टिव ब्रांच को पॉइंट करता है, ठीक है, यही उसकी स्लाइड में लिखा हुआ है। हेड इज अ पॉइंटर विच पॉइंट टू द एक्टिव ब्रांच, ठीक है। तो लेट्स सी के ब्रांच के सिनेरियोज क्या होते हैं और ब्रांच बनती कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में। तो ये हमारा थोड़ा सा ब्रांच के बारे में भी देखते हैं। लेट्स सी मैं क्या करता हूँ कि जितने कमिट मैंने किए हैं ना सिर्फ 3 रहने दूंगा, बाकी सारे डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास इस टाइम 4 कमिट हैं, मैं एक को डिलीट कर देता हूँ। ये देखें, 1, 2, 3 और 4। 4 कमिट हैं, मैं 3 रखूंगा, बाकी इग्नोर वाले को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं क्यू प्रेस करूंगा और यहाँ लिखूंगा क्लियर, यहाँ लिखता हूँ गिट रीसेट हार्ड। जितनी इसकी कमांड्स की प्रैक्टिस करेंगे ना ये उतनी आपको क्लियर हो जाएंगे। सिंपल सी चीजें हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। लेकिन ये मुश्किल जो चीजें आप पानी है कि जहाँ ब्रांचिंग में आप काम करते हो ना, सबसे डिफिकल्ट चीज यही लग रही होती है, ठीक है। अगर आप लोकल रिपोजिटरी पे सारे काम सीख जाते हो ना, तो आपने जस्ट ये वाली रिपोजिटरी सिर्फ अपलोड ही करनी होती है, या पुल करनी होती है, या पुश करनी होती है। बाकी काम इतने मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए हम सिर्फ लोकल रिपोजिटरी पे इस लेक्चर पे काम करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जीयूआई पे भी जाएंगे। ये तो हम कमांड्स पे काम कर रहे हैं, जीयूआई पे भी जाएंगे। फिर हम ये देखेंगे कि गिटहब के ऊपर आप यही लोकल रिपोजिटरी को एज इट इज गिटहब पे अपलोड कैसे करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, जब मैंने ये कर दिया तो अभी मैं गिट लॉग करके दिखाऊं तो मेरे पास सिर्फ 3 कमिट है। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, 3 कमिट है मेरे बेटा मेरे पास। तो मैं यहाँ पे ना आपको कुछ चीजें करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसको डिलीट किया, आपने एक और चीज नोट की होगी, यहाँ से गिट इग्नोर भी डिलीट हो गया था। गिट इग्नोर क्योंकि मैंने उसे कमिट किया हुआ था, जैसे मैंने उसे डिलीट किया तो वो भी डिलीट हो गया। ये वर्ड वाली फाइल क्योंकि कमिट में है ही नहीं थी, ये इग्नोर हो रही थी, इसलिए ना उसने डिलीट किया ना इसने मॉडिफाई किया। इसका मैं फिलहाल, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिलीट कमांड रन करता हूँ, डिलीट हो गया। अभी मेरे ना डॉक्यूमेंट के अंदर, ए फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है मैं दिखा देता हूँ। हेलो 123 और बिलाल, 3 मेरे पास वर्ड लिखे हुए हैं। तो लेट्स सी कि मैं क्या करता हूँ। मैं ना ब्रांच, एक आपके पास कमांड यूज होती है गिट ब्रांच। गिट ब्रांच क्या करती है, जितनी भी ब्रांचेस बनी होंगी ना आपको दिखा देती है। जैसे मेरे पास अभी एक ही ब्रांच है मास्टर के नाम से, तो वो आपको मास्टर ब्रांच दिखा देगी। अगर नई ब्रांच आप बनाना चाहते हो तो क्या लिखोगे, गिट ब्रांच और आगे उसका नाम B1 फॉर एग्जांपल। मैंने एक ब्रांच बनानी है तो एक नई ब्रांच बन जाएगी। अच्छा, एक आपने चीज नोट की होगी कि अभी भी ये मास्टर में ही है, नई ब्रांच बनी है कि नहीं बनी आप मुझे कैसे पता चलेगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा गिट ब्रांच। अब नाम नहीं लिखना, आगे नाम नहीं लिखना, सिर्फ आपने ब्रांच लिखना है। तो ये आपको बताएगा 2 ब्रांचेस बन गई हैं, एक मास्टर के नाम से, एक हो गई है B1 के नाम से। 2 ब्रांचेस बन गई हैं। क्या मैं एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर सकता हूँ? तो लेट्स सी, शिफ्ट करके देखते हैं। मैं लिखता हूँ गिट चेकआउट, आप लिखना है गिट चेकआउट और B1। जैसे आप चेकआउट B1 लिखते हो तो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में चले जाओ। अब देखें ये मास्टर से B1 में आ गए।
ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें करके दिखाऊंगा कि फॉर एग्जांपल ये डायग्राम में क्या होगा और ये किस तरह से काम कर रहा है। अभी जो हमारा सिनेरियो है ना वो कुछ ये है कि आपका, ये मैं मिटा देता हूँ, हमारा जो सिनेरियो है ना वो ये है कि तीन कमिट है। पहला कमिट 9 to B3 है, दूसरा कमिट जो है C4B2 है, और थर्ड कमिट जो है वो मेरे पास B452 है। और मास्टर इसको पॉइंट कर रहा है और हेड जो है ना मास्टर को पॉइंट कर रहा है। तो जैसे ही मैंने क्या किया, एक नई ब्रांच बनाई ना, तो नई ब्रांच भी उसी जगह पे बन जाती है जहां पे आप इस वक्त मास्टर हेड पे थे ना, ये थर्ड पे थे। तो यहीं पे मेरी एक नई ब्रांच बन गई, इसका नाम था B1। मेरी नई ब्रांच यहाँ पे बनी। अब मैं क्या करूंगा, ये वाली जो ब्रांच है ना ये पॉइंट कर रही होगी, कैमरा ऑन हो गया, सॉरी बेटा। लेट्स सी के ये वाली जो ब्रांच है ना ये पॉइंट कर रही होगी एग्जैक्टली इस वाली ब्रांच को, इस वाली ब्रांच को पॉइंट कर रही होगी। और ये जो ब्रांच है, ठीक है, B1 जो है वो ये थर्ड वाली ब्रांच को पॉइंट कर रही होगी। ये हमारी मास्टर ब्रांच भी उसी को पॉइंट कर रही है और B1 भी उसी को पॉइंट कर रही है। अभी तक की सिचुएशन सूरत हाल ये है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे ये कमांड लिखी ना, गिट चेकआउट B1, तो जैसे चेकआउट B1 मैंने किया तो ये क्या करेगा, स्विच टू ब्रांच B1। तो ये क्या कर देगा, हेड जो है ना यहाँ से मूव करके ना, मास्टर से मूव करके किस में आ गया, हमेशा हेड एक्टिव ब्रांच को पॉइंट करता है, अभी हमने स्लाइड में भी पढ़ा। तो ये अब B1 को पॉइंट करना शुरू हो जाएगा। अब हमारी एक्टिव ब्रांच ये है। अब मैं इस वक्त B1 में हूँ, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, B1 के अंदर हूँ। मैं क्लियर करके ना यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, कोड में जाता हूँ। ये कोड में जाके मैंने लिखा ब्रांच B1 और सेव कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने B1 को सेव किया ना, तो क्या होगा, मुझे यहाँ पे उसे कमिट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे गिट स्टेटस दिखा देता हूँ आपको। गिट स्टेटस में जाऊंगा तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ये वाली फाइल मॉडिफाई हुई है, आपने इसे पहले स्टेज करो फिर इसे कमिट करो। तो मैंने क्योंकि नई फाइल तो नहीं बनाई, तो मैं ये वाली कमांड लिख सकता हूँ, कमिट -a -m। और यहाँ पे आप कमिट में लिख सकते हो कि B1 क्रिएटेड। ठीक है, ये वाली मेरी ब्रांच क्रिएट हो गई है। तो अब एक चीज आपको नजर आएगी कि B1 के अंदर मैंने एक कमिट किया है। तो मैं जरा आपको गिट लॉग करके दिखाता हूँ। फर्स्ट वाला जो मेरा कमिट था ना वो हुआ, सेकंड, थर्ड, थर्ड तक मास्टर है, लेकिन आप देख रहे हो मास्टर यहीं पर रुक गया है। आपका जो B1 है ना वो आगे चला गया। अब वो किसको पॉइंट कर रहा है, एक ऐसे कमिट को पॉइंट कर रहा है जिसका नाम है B1 क्रिएटेड। और हेड पॉइंट कर रहा है B1 को, B1 पॉइंट कर रहा है 7C1F। तो 7C1F जो है इसकी तरफ चलते हैं। ये क्या करेगा, एक ऐसा कमिट बनाएगा। ये देखेगा कैसा कमिट बनेगा हमारे पास। मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, एक नया कमिट यहाँ पे बनेगा, मास्टर यहीं पे रहेगा, ये दोनों मूव कर जाएंगे। तो मास्टर तो यहीं पे रहेगा। और यहाँ से मैं इसे कट करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और इसको लेके आता हूँ यहाँ। देखें, ये मेरा यहाँ पे मूव कर जाएगा। हमेशा जब भी कमिट होता है वो अपने प्रीवियस वाले को पॉइंट कर रहा होता है। तो ये तो सीधी सी बात है। ठीक है, तो कमिट तो अपने प्रीवियस वाले को पॉइंट करता है। हेड हमेशा एक्टिव ब्रांच को पॉइंट करता है और एक्टिव ब्रांच मेरी B1 है। और दूसरी चीज के आपके पास जो ब्रांच है वो किसको पॉइंट करेगी, कौन से कमिट को पॉइंट करेगी, जो अभी करंटली आपका कमिट आया है उसी को पॉइंट करेगी। ठीक है, तो ये वाला जो है ये मेरा रिमूव हो गया। इसका मैं यहाँ पे ID चेंज कर देता हूँ। मैं पहले चार लेटर लिख रहा हूँ सिर्फ इसके, 7C1F, 7C1F, ये मैंने इसका नाम दे दूंगा। ठीक है, नाम भी आप मेंशन करना चाहो कर सकते हो, लेकिन
ये B1 जो है ना, अब इसको पॉइंट करना शुरू हो गया, ये आगे पॉइंट करना शुरू हो गया। लेकिन एक चीज यहाँ पे डायग्राम में समझ आ रही होगी, जिस ब्रांच पे मैं हूं ना, उसमें चेंजेस हो रही हैं, लेकिन मास्टर पीछे का पीछे ही है। वो जहाँ पे आपने स्विच किया था ना, वो वहीं पे रह गया। अब यही चेंजेस मैं, फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ कि अगर मैं स्विच कर जाऊं गिट, मैं यहाँ पे क्लियर करके फिर कमांड लिखता हूँ ताकि आपको नजर आए। गिट, मैं स्विच करता हूँ चेक आउट मास्टर, मास्टर ब्रांच में चले जाओ। मास्टर ब्रांच में जैसे मैं गया ना, मैं यहाँ लिखता हूँ गिट लॉग। तो जैसे मैं गिट लॉग लिख रहा हूँ ना, तो इसने हेड अप पॉइंट करना शुरू हो गया करंट ब्रांच को। करंट ब्रांच मेरी मास्टर है, इसमें मैं स्विच कर गया था। तो अब ये जो कमिट आपका मास्टर है ना, उसके अंदर सिर्फ 3 ही कमिट है, ये देखें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। लेकिन अब कोड में क्या चीजें चेंजेस होंगी वो जरा दिखाता हूँ आपको, वो देखने वाली चीजें हैं। कि मैं अब फाइल में वापस से आता हूँ, इसको फिर से ओपन करता हूँ। जैसे मैं ओपन करूंगा, इसमें हेलो आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है, बिलाल आ रहा है, लेकिन जो मैंने B1 में चीजें चेंजेस की थी ना, वो चीज खत्म हो गई। कैसे? उसकी रीजन, क्योंकि वो जो चीजें हैं ना, वो मैंने B1 ब्रांच में की थी, मास्टर ब्रांच में नहीं की। ठीक है, क्योंकि मास्टर ब्रांच इस पेड़ की डायग्राम के मुताबिक मास्टर ब्रांच थर्ड को पॉइंट कर रही है। ये जो 7C1F जो क्रिएट हुई है ना, B1 ने क्रिएट की थी, मास्टर का इसको पता ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब B1 कुछ चेंजेस करती है, तो उसको मास्टर ब्रांच में मर्ज भी करना होता है ना, क्योंकि मेरा एक्चुअल कोड जो है ना, वो मास्टर के ब्रांच में हो रहा है, सारा कोड मेरा मास्टर के ब्रांच में हो रहा है। और ये जो है ना, फॉर एग्जांपल, मैंने पहला कमिट भी मास्टर में किया था, दूसरा भी, तीसरा भी, सारे काम मैं मास्टर ब्रांच में कर रहा हूँ। ये मेरी मेन ब्रांच है। इसके अंदर जो नई चीजें चेंजेस की हैं ना, वो मैंने नई ब्रांच में जो की हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी डेवलपर नई ब्रांच क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अब जो ये जो नई ब्रांच है ना, इसको मैं मर्ज करूंगा मास्टर के साथ। तो मास्टर ब्रांच के साथ मर्ज करने के लिए हम कमांड लिखेंगे गिट मर्ज। एक एक चीज इसमें याद रखनी है लिखने से पहले, कि जिस भी ब्रांच को में मर्ज करना है ना, आपने डेस्टिनेशन जो ब्रांच है, वो हमेशा आपने उसको एक्टिव करना है पहले। एक्टिव करने के बाद फिर आपने ये कमांड लिखनी है, आपने लिखना है गिट मर्ज, और जिस ब्रांच को मर्ज करना है उसका नाम दे दें। जैसे मैं इसका नाम देता हूँ ना, तो आपने देखा होगा यहाँ पे ना, एक चीज उसने लिख के दिखाई, उसने कहा फास्ट फॉरवर्ड। वो कह रहा है कि आपने जिस फाइल में चेंजेस किए हैं ना, उसने A.txt, आपके पास जो फाइल है, इसमें चीजें चेंज हुई हैं, और किसने की हैं, वो B1 ने की है। तो वो ये क्या करेगा कि फास्ट फॉरवर्ड कर देगा। ये क्या क्या करेगा कि ये वाला जो पॉइंटर है ना, मास्टर का पॉइंटर, इस मास्टर वाले पॉइंटर को मूव कर देगा सिर्फ इस वाली आखिरी वाली कमिट के ऊपर। ठीक है, और एज इट इज ये काम करेगा। ठीक है, और अब हमारी एक्टिव ब्रांच है, वो भी चेंज हुई थी। तो एक्टिव ब्रांच जो है, उसका हेड भी यहाँ से मूव करके कहाँ चले जाएगा, वो चले जाएगा मास्टर के पास। ठीक है, तो कुछ इस तरह से सिनेरियो ये वर्क करता है। अगर मैंने B1 को डिलीट कर दिया ना, अब मैं B1 को डिलीट भी कर दूं ना, तो क्या होगा, मेरा कोड वहीं का वहीं रहेगा, क्योंकि मास्टर जो है ना, मास्टर ब्रांच, वो इस वक्त मेरे करंट कमिट को पॉइंट कर रहा है। तो चाहे ये वाली ब्रांच मैं डिलीट भी कर दूं ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स सी, अब जब मैं कोड को या इस फाइल को बंद करके फिर से देखूंगा ना, फिर से जब मैं इसको ओपन करूंगा, तो अब इसमें ब्रांच 1 वाला भी कोड आ गया। तो ब्रांच 1 में जो जो चीजें मैंने लिखी थी, वो सारी मर्ज हो गई मास्टर के अंदर भी। अभी मैं करंट ब्रांच कौन सी है, मास्टर की ब्रांच आपकी करंट है। तो सारी की सारी चीजें उसने मर्ज करके मास्टर के अंदर दे दी। डिलीट करना हो किसी ब्रांच को, तो आपने उस ब्रांच से किसी दूसरी ब्रांच में पहले शिफ्ट करना है, और यहाँ लिखना है गिट ब्रांच, और माइनस का फ्लैग आएगा कैपिटल D के साथ, B1। जो भी ब्रांच का नाम है, आपने वो ब्रांच का नाम लिख देना। ठीक है, B1 मेरी ब्रांच है, तो B1 में लिखूंगी। जैसे मैं हिट एंटर करता हूँ, तो ब्रांच डिलीट हो जाएगी। लेकिन जैसे ये डिलीट होती है ना, अब मैं चेक करता हूँ मेरे पास कितनी ब्रांचेज है।
तो गिट ब्रांच में करूंगा तो वो कहते हैं एक ही ब्रांच है आपके पास, उसका नाम है मास्टर। इस मास्टर के अंदर जो कमिट हुए हैं लॉग्स हिस्ट्री देखता हूँ। तो वो कहते हैं एक आपके पास सबसे पहले फर्स्ट हुआ था, फिर सेकंड हुआ था, फिर थर्ड हुआ था, और फिर इसमें B1 क्रिएटेड भी हुआ था इसके अंदर। ये वाला आखिरी कमेंट जो है उसका आईडी है 7C1F। तो हमारी डायग्राम के मुताबिक भी देखें तो यही बनता है। ठीक है। हाँ, अगर आपने किसी की जीयूआई देखना हो, इसका जीयूआई से पूरा सिनेरियो देखना हो, तो वो आप क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे दूसरी ऑप्शन भी आ रही होती है ओपन गिट जीयूआई हेयर, यहाँ पे क्लिक कर दें। यहाँ क्लिक करने के बाद आप जाओगे रिपोजिटरी और यहाँ पे विजुलाइज करोगे कौन सी ब्रांच में आपने जाना है। तो ये ब्रांच सारी देखनी है, तो ये मेरे पास क्योंकि एक ही ब्रांच है, तो मैं विजुलाइज करूंगा मास्टर ब्रांच हिस्ट्री, इस पे क्लिक करूंगा। जितने भी मैंने कमिट किए होंगे, जितनी ब्रांचेस हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे शो कर रहा होगा। वो कह रहा है कि हेड जो है ना, ये येलो नोड होती है हेड की, हेड जो है वो पॉइंट कर रहा है मास्टर को, और मास्टर जो है वो इस वक्त पॉइंट कर रहा है B1 क्रिएटेड को। और B1 क्रिएटेड जो है वो प्रीवियस किसको पॉइंट कर रहा है, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ ना तो ये बताएगा इसका पेरेंट कौन है। ये देखें इसका पेरेंट कौन है, B452, ये आईडी आ रहा है नीचे, देखें। ठीक है, इसके पहले चार लेटर देखेंगे तो ये किसका आईडी है, B452, ये तो थर्ड वाले का आईडी है। ठीक है, तो वो कह रहा है इसका पेरेंट ना ये है। और थर्ड वाले को क्लिक करें तो इसका पेरेंट क्या आएगा, वो आ रहा है C4B2। C4B2 यानी सेकंड उसका पेरेंट है। तो यहाँ से मैं देखूँ तो थर्ड वाले का पेरेंट है C4B2 सेकंड। ठीक है, उसी तरह सेकंड का देखना हो तो मैं सेकंड का पेरेंट भी देख सकता हूँ, वो 92B3 है। तो 92B3 फर्स्ट है, ये सेकंड का पेरेंट है। जब मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करूंगा ना, इसका कोई पेरेंट नहीं है। ये बता रहा है कि इसके चाइल्ड हैं लेकिन पेरेंट कोई नहीं है, और ये बना किस में है, ये मास्टर ब्रांच में बना। तो ये विजुअलाइजेशन में जरा हेल्प आउट करता है आपको। हाँ, कुछ चीजें हैं जो इसमें हमने देखनी है। अक्सर लोग जिस चीजों में फंसते हैं ना और ज्यादा स्टक होते हैं, वो चीजों में जरा मैं बात कर लूँ। पहली चीज है ब्रांच। एक ब्रांच आपने बनाई फॉर एग्जांपल B1, और एक ब्रांच है आपके पास ब्रांच B2, और यहाँ पे आपने एक फाइल बनाई जिसका नाम था B.txt, और आपने इसमें कुछ चेंजेस कर दिए। अब ये वाली जो ब्रांच है ना, ये भी क्या करती है, B.txt में ही चेंजेस कर देती है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट फिर जरा लेक्चर में बताऊंगा। उसकी रीजन ये है कि थोड़ा सा आप इसे कह सकते हो कि आसान तो है, ट्रिकी नहीं है, इसमें कोई कोडिंग नहीं है, कोई ऐसी आपको लॉजिक नहीं बनानी पड़ेगी, सिर्फ कमांड्स हैं उसकी प्रैक्टिस करनी। तो यहाँ पे ना एक कॉन्फ्लिक्ट आता है, जो कॉन्फ्लिक्ट करता है कि एक ही फाइल में दो ब्रांचेस जब चेंजेस करती हैं ना, यानी दो तीन लोग एक ही फाइल पे जब काम करते हैं, तो वो उसे समझ नहीं आता कि मैं किस वाली कमिट करूं, किस वाले स्नैपशॉट को क्रिएट करूं, क्या मैं पर्सन 1 वाले का क्रिएट करूं, 2 वाले का क्रिएट करूं, 3 वाले का क्रिएट करूं। उस केस में हमें कॉन्फ्लिक्ट आएगा, उसे आप मैन्युअली फिर कमिट करते हो। तो मैन्युअली कमिट कैसे करते हैं, ये हमारा सिनेरियो, मतलब ब्रांच के अंदर हमारा एक सिनेरियो ये बनता है। दूसरा ये बनता है कि फॉर एग्जांपल आपने जो है एक एक फाइल क्रिएट की, और एक B1 के अंदर C के अंदर काम किया, और B2 के अंदर आपने B.txt के अंदर काम किया। तो तब जो है जब आप सेव करने जाओगे तो ऑटो वो मर्जिंग जो करता है, वो ऑटो मर्जिंग कैसे होगी, इसमें करता है वो ऑटो मर्जिंग। ऑटो मर्जिंग, तो ऑटो मर्जिंग कैसे करता है, उसकी कमांड सिर्फ देखनी है। तो इस तरह हमारे ना तीन सिनेरियो बनती हैं। पहला सिनेरियो ये है कि आपके पास मास्टर के पहले अवेलेबल है, आपने एक नई ब्रांच बनाई और कमिट किया, फिर सिर्फ क्या होगा, मास्टर वाली ब्रांच अगली ब्रांच पे चले जाएगी। इसे कहते हैं फास्ट फॉरवर्डिंग। इधर लिखा हुआ था ना फास्ट फॉरवर्ड। फास्ट फॉरवर्ड पहला सिनेरियो होता है। दूसरा सिनेरियो इसका होता है जो ब्रांचिंग के अंदर आपके पास सिनेरियोज हैं, तो पहला ही होता है फास्ट फॉरवर्ड, दूसरे को कहते हैं ऑटो मर्जिंग, ऑटो मर्जिंग, और तीसरे को कहते हैं मैनुअल कॉन्फ्लिक्ट।
तो मैनुअली कॉन्फ्लिक्ट को कैसे आपने, मैनुअल कॉन्फ्लिक्ट कमिट इससे क्या, ठीक है। ये तीन इसकी स्टेजेस हैं, तीन इसके पार्ट हैं। अभी मैंने आपको पहले वाला करा दिया हुआ है। फास्ट फॉरवर्ड, फास्ट फॉरवर्ड कैसे होता है, दो ब्रांचेस बनाए। पहले आपने मास्टर में काम करते रहे, तीन कमिट कर लिए। फिर आपने चौथा जब कमिट बनाया ना, वो B1 में बनाया। फिर आपने मास्टर और B1 दोनों को मर्ज कर दिया, ठीक है। तो इसे कहते हैं फास्ट फॉरवर्ड, ठीक है। ये हमने पहले वाला कर लिया, बाकी दो जो हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। साथ में हम GUI टूल देख लेंगे। कुछ GUI टूल्स अवेलेबल हैं, वो कौन से हैं। टोर्टाइज गिट पे बात करेंगे। टोर्टाइज गिट आपके पास एक अवेलेबल है, इसके ऊपर बात कर लेंगे। फिर थोड़ा सा गिट हब वेब के ऊपर कैसे, वेब गिट हब के ऊपर आपने अपलोड कैसे करनी है, रिपोजिटरी को अपलोड कैसे करना है, ये देखेंगे। और फिर अगर हमारे पास गिट हब पे कोई चीज़ है तो उसको फेच कैसे करेंगे। एक तो है अपलोड करना, एक है फेच करना। फेच गिट हब रिपोजिटरी इनटू लोकल रिपोज, ठीक है। लोकल रिपोजिटरी के अंदर कैसे होगा, लोकल से आप रिमोटली के ऊपर कैसे जाओगे, ये हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। तो टास्क क्या है, जरा उस पर जाते हैं। टास्क आपने जो करना है ना, आपने करना है ये पूरी वीडियो देखें, और इसके अंदर जितने मैंने ये कमांड्स लिखी हैं उन सब पे आपने काम करना, ठीक है। इसमें मैं ब्रांच वाली भी लिख देता हूँ। ब्रांच चेक करने के लिए, चेक ब्रांच के लिए हम लिखते हैं, लिखोगे आप गिट ब्रांच। और ब्रांच क्रिएट करने के लिए, क्रिएट ब्रांच करने के लिए आप लिखोगे गिट ब्रांच और आगे इसका नेम, जो भी इसका नाम आपने रखना है उस ब्रांच का नाम आ जाए, ठीक है। और इसे डबल कोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही लिखेंगे। और फिर आप गिट करके डिलीट कैसे कर सकते हो, किसी भी ब्रांच को डिलीट कैसे करते हैं। ब्रांच डिलीट कैसे होगी, आप लिखोगे गिट ब्रांच -D का फ्लैग आएगा और नेम ऑफ द ब्रांच आ जाएगा। सही हो गया। फिर हमने देखा ब्रांच को, ब्रांचेस को मर्ज कैसे कर सकते हैं। मर्ज कैसे करते हैं, आप लिखोगे गिट मर्ज और आगे ब्रांच नेम। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपने डेस्टिनेशन, यू शुड बी आपकी एक्टिव, फर्स्ट एक्टिव डेस्टिनेशन ब्रांच, डेस्टिनेशन ब्रांच आपकी एक्टिव हो, और फिर आप यहाँ से मर्ज कर सकते हो। और स्विच कैसे करना है, स्विच ब्रांच, ब्रांच को स्विच कैसे करते हैं। आप लिखोगे गिट और यहाँ पे लिख दोगे चेकआउट और आगे ब्रांच का नाम, जिसमें भी जाना है उस ब्रांच का नाम, ठीक है। तो सारी की सारी ये जितनी भी कमांड्स हैं मैं आपको टोटल करके दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 19 20 हैं आपके पास कमांड्स हैं। इनको आप ट्राई करें, थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये GUI पे कैसे देख सकते हैं उसको देखें। तो सिंपल सी चीजें हैं। कोई क्वेश्चन हो बेटा किसी का तो पूछें, मैं इन कमांड्स को भी सेव कर लेता हूँ। गिट कमांड्स, ठीक है। मैं इसको भी इसी रिपोजिटरी के अंदर ऐड, जी बेटा आज के लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे। जिसका भी क्वेश्चन है वो अपना माइक ऑन करे, पूछ सकते हैं। अच्छा, हम ना कभी भी सेकंड थर्ड फोर्थ वाले को डिलीट नहीं करते, उसकी रीजन पता क्या है। क्योंकि एक कमिट जब हो जाता है ना, अब
फॉर एग्जाम्पल हमेशा आपका कमिट ना पुराने वाला ही डिलीट होगा ना, जो करंट आपने कल किया होगा, परसों किया होगा, आपने वही डिलीट करना है। क्या आप 2 हफ्ते पहले वाला जो कमिट है वो डिलीट नहीं करोगे? ठीक है। लेकिन आप कर सकते हो, मैं ये कहता हूँ कि आप कर सकते हो, एक एक करके पर डिलीट करोगे, पहले इसको करोगे, फिर इसको करोगे, फिर इसको करोगे, फिर इसको करोगे। ठीक है। तो इस तरह करके एक एक करके आप डिलीट कर सकते हो। जी बेटा, और किसी का क्वेश्चन? अच्छी बात है, क्वेश्चनिंग किया करें, आपको फिर ही क्लैरिटी आएगी। किसी भी चीज की क्लैरिटी के लिए क्वेश्चन करना जरूरी है। जी बेटा, कोई क्वेश्चन किसी का और पूछें।